एक होता है जो कभी कुछ नहीं करता, हाँ, वो एक दिन धनिया की एक गड्डी खरीद लाता है। अच्छा। तो घर वाले कहते हैं आज तो छोरा धनिया लेके आया, देख कितना लायक लड़का है। तो मुझसे क्योंकि उम्मीदें नहीं थी, तो कौन से वाले में थे आप? मैं वो धनिया वाले में। नालायक वाले में था। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो हमारे एक रिश्तेदार ने हमारी माँ को कहा था कि जी ये हराम खोर है, ये नौकरी ना करेगा। भाई जवान लड़का सरकारी नौकरी छोड़ दे तो हमारे देश में तो इससे बड़ा अपराध कोई है नहीं। तो हमारे लिए ये तय हो गया था कि ये काम ना करेगा, जाको खच्चो बांध दे, घर में इतना पैसों देना पड़ेगा। तो हमारा खच्चो बन गया। अब हम उतने पैसे कहाँ से लाएं? लेकिन अब वही रिश्तेदार कहते हैं कि ए लाला हमारे छोरान को भी दिखा दे टीवी पे। माता कौशल्या राम से कहती हैं कि वन जाने की आज्ञा अगर सिर्फ पिता ने दी है तब तो टाली जा सकती है, लेकिन अगर माता ने भी दे दी है तो इसे नहीं टाला जा सकता। हम आजकल क्या फेमिनिज्म की बात करते हैं, बाबा तुलसीदास तब ये बात कह रही है। अगर मुझे औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तो मुझे उसके साथ मजाक करने का अधिकार नहीं। बहुत बढ़िया। कृष्ण राधा के साथ परिहास कर रहे हैं, कृष्ण गोपियों के साथ परिहास कर रहे हैं। अब आप कहिए साहब कृष्ण के साथ क्यों नहीं किया, गोपियों के साथ क्यों किया? क्यों? कृष्ण कर सकते हैं क्योंकि वो राधा के पैर का भी श्रृंगार कर सकते हैं। पतियों पर भी खूब जोक्स हैं, भरपूर जोक्स हैं। मैं आपको ऐसी कितनी फिल्में बता सकता हूँ जिनमें पुरुष हास्य का पात्र। आपकी कोई कविता? हाँ मेरी कविता है जिसमें पुरुष हास्य का पात्र है। ये सब्जी मंडी वाली कविता पूरी तरह पुरुष हास्य का पात्र है। कुमारे वाली कविता पूरी तरह पुरुष हास्य का पात्र है। तोंद वाली कविता 100% पुरुष हास्य का पात्र। लेकिन आपने संतुलन बनाए रखा है। वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी है। कोई यूं ही नहीं चुभता। कौन चुभ रहा था? पत्रस में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत हैं, कविवर चिराग जैन। ये वो दौर है जहां हम बस स्क्रॉल और स्किप करते हैं, पर इनकी आवाज पर लोग ठहर जाते हैं। इनकी कला के दो कमाल के रंग हैं, एक तरफ मजेदार हास्य तो दूसरी तरफ दर्शन की गहराई। सोचिए, कविता के लिए इन्होंने अपनी पक्की सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। ये होता है समर्पण। और यही सोच उनकी इन पंक्तियों में भी दिखती है। मेरा काम है सफर, राह उसकी मर्जी। और फिर आई पुरुषोत्तम, रामायण की एक बिल्कुल नई काव्यात्मक पेशकश। सच में मील का पत्थर। तो एक कवि, एक कलाकार और एक दार्शनिक, ये तीनों ही हैं चिराग जैन। तो चलिए साथ मिलकर स्वागत करते हैं आज के दौर की इस अनोखी और गहरी आवाज का, कविवर चिराग जैन। तो चिराग जी आप दिल्ली से हैं। जी मैं दिल्ली से हूँ। और सुना है कि दिल्ली 17 बार उजड़ी। दिल्ली के भाग्य में है। तो कौन से वाली दिल्ली से हैं आप? दिल्ली जब भी उजड़ी है, देखिए जब भी कुछ खराब होता है ना, हाँ, उसके बाद वो अगली बार अपने से बेहतर स्वरूप में प्रकट होता है। तो दिल्ली जब 17वीं बार बसी होगी तो उसमें उसकी पिछले 16 बार की यादें होंगी, उसके 16 बार के अनुभव होंगे, तब 17वीं बार बसी होगी। जी। तो मैं जिस दिल्ली में हूँ उसमें दिल्ली का समग्र था। दिल्ली का अब तक की सारी यादें थी। दिल्ली का तुर्कमान गेट भी था, दिल्ली का चावड़ी बाजार भी था, दिल्ली का कनॉट प्लेस भी था। तो मैंने दिल्ली को इतने करीब से देखा है, इतना मोहब्बत की है मैंने दिल्ली से। जब मेरे दिल्ली की भीड़ से मन उकता जाता है तो मैं चावड़ी बाजार नाश्ता करने चला जाता हूँ। क्या बात। और वहाँ पर महसूस होता है कि अभी दिल्ली जो लोग कहते हैं कि बहुत शहरी हो गई है, उसमें वो कस्बाई टच नहीं रहा, वहाँ जाके महसूस होता है कि दिल्ली अभी भी वहीं खड़ी है। बस उसे उस नज़रिए से देखने वाला। दिक्कत क्या होती है कि जो लोग दिल्ली घूमने आते हैं ना, वो पराठे वाली गली देखकर चले जाते हैं। बिल्कुल। जबकि पराठे वाली गली दिल्ली का शोकेस हो सकता है। दिल्ली तो अभी भी अपने गोडाउन में बसती है। दरियागंज में बहुत, मैंने कविता भी लिखी थी कि दिल्ली कैसे कैसे बदली। उसमें उस कविता में मैंने लिखा कि दरियागंज में इतने करीब करीब बालकनियां हैं कि इस घर की कटोरी उस घर में ट्रांसफर कब होती थी पता नहीं चलता था। अब वहां पर कागज का बाजार है, वहाँ कागज की खुशबू आती है। तो वो जो दाल कटोरी में इस चौखट से उस चौखट सफर करती थी, उसको कहीं मिस जरूर करते हैं। लेकिन चावड़ी बाजार की कुछ गलियां अभी भी इतनी यादगार हैं और इतनी जीवंत हैं कि अभी जिस दिल्ली को मैं मोहब्बत करता हूँ वो दिल्ली मुझे वहाँ मिल जाती है। तो अभी तो आप देश भर में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं। आपको नहीं लगता दिल्ली के होने का थोड़ा सा एक रुआब, या थोड़ा सा एक
एटीट्यूड तो रहता है लोगों में कि हाँ मैं दिल्ली से हूँ। देखिए, ये मैं दिल्ली से हूँ, ये मोहब्बत एक बात है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी चीज़ आपका अहंकार बनने लगे वो आपको नीचे गिराना शुरू कर देती है। तो बीइंग अ कवि, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मनुष्यता का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दिल्ली का हूँ, इस पर मैं इतरा सकता हूँ, लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं ये कहूँ कि तुम तो फलानी जगह से, देखो हम दिल्ली के हैं, तो ये मेरा छोटापन होगा। तो इसलिए रुआब जैसी कभी बात नहीं आती। हाँ, दिल्ली से मोहब्बत है। मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, ये मेरा सौभाग्य है, ये उस लड़की और मेरे संबंध का अपनापन है। लेकिन इस बात पर मैं किसी और को कहूँ कि तू जिससे प्यार करता है वो क्या चीज़ है मेरी वाली, देख, ये घटियापन है। घटियापन। तो दिल्ली मेरी मोहब्बत है, दिल्ली मेरा अहंकार नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि आपकी जो एक आपने लिखा है गीत, क्या शानदार उसके बोल हैं। दिल बहुत मशहूर दिल्ली का, दिल बहुत मशहूर दिल्ली। और उसमें भी आपने शुरुआत ऐसे ही की थी कि रोज उजड़े रोज सवरे। उस गीत को लिखने वाला ना सिर्फ कवि नहीं हो सकता, वो कवि तो होगा ही, सहृदय तो होगा ही, वो इतिहास का भी अभ्यासी होगा, और वर्तमान में भी उसकी आंखें खुली होंगी। क्यों लिखा आपने, कैसे लिखा? वो गीत दरअसल ऐसे हुआ कि एक ट्रेंड सा आया था बीच में कि किसी ने अपने प्रदेश पर गीत लिख रखा है। अच्छा। एक कन्हैया लाल जी सेठिया राजस्थान के राजकवि थे, उन्होंने गीत लिखा धरती धौरारी। तो वो जो राजस्थान का जो उन्होंने वर्णन किया, मैंने उस गीत को जब सुना तो मुझे लगा कि मेरी दिल्ली पर भी कोई गीत होना चाहिए। हाँ। कोविड का दौर था और बैठे थे, इसी बीच में किसी ने एक प्रपोजल भी रखा कि एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें कि अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के इंट्रोडक्टरी गीत लिखे जाएं। तो मैंने सोचा, मैंने दिल्ली पर कई कविताएं पहले ब्लैंक वर्स में लिख रखी थी, तो मैंने सोचा उन्हीं में से कोई उठा के दे दूंगा, क्योंकि मैं प्रोजेक्टेड लिखता नहीं हूँ। फिर एक दिन यकायक ये आया दिमाग में कि दिल्ली दिल वालों की, तो मुझे लगा यार ये तो अपने आप में ही कविता है। बस यहाँ से शुरू हुआ, और जितना दिल्ली को जानता था वो आता चला गया। उसमें दिल्ली का कल्चर, दिल्ली के स्वाद, दिल्ली के जायके, दिल्ली के परिधान, दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गलियां, सब कुछ, दिल्ली की यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, दिल्ली की जवानी, दिल्ली की रातें, सब कुछ है उसमें, पूरी रौनक है उसमें। दिल्ली का पर्यावरण, दिल्ली में कौन कौन से, मैं ऑब्जर्वर अपने आप को ठीक ठाक मान लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि दिल्ली में निकलो तो या तो कीकर मिलता है, या पीपल ही पीपल मिलता है, या जामुन ही जामुन मिलते हैं, या फिर एक मौसम आता है जब पूरी दिल्ली पीली हो जाती है और अमलतास खिले हुए होते हैं, एक मौसम आता है जब पूरी दिल्ली में गुलमोहर होते हैं। तो मुझे लगा कि दिल्ली की अपनी एक वनस्पति है, तो वो भी उसमें आया। फिर दिल्ली के में गालिब आए, फिर दिल्ली में गोपाल प्रसाद व्यास आए, तो वो आता चला गया। वो प्रोजेक्टेड नहीं था, वो मोहब्बत थी जो कागज पर उतर आई, तो दिल्ली के प्रति बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। उस वक्त की दिल्ली और आज की दिल्ली में कुछ कोफ्त होती है या कुछ और अच्छा लगता है? आपका बचपन बीता दिल्ली में। शहर कभी नहीं बदलते, लोग बदलते हैं। दुनिया कभी नहीं बदलती, लोग बदलते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि परिस्थितियां भी कभी नहीं बदलती, सिर्फ लोग बदलते हैं। मैं आज से 50 साल पहले की कविताएं पढ़ता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि एक तोता और एक मैना का बिंब लेकर प्रेमी और प्रेमिका बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तब प्रेमिका मंदिर जाती थी, तब लड़कियां मंदिर जाती थी। अभी तो वो फेसबुक पे स्वाइप करती हैं, टिंडर पे स्वाइप करती हैं, मिल लेती हैं। तो मिलन तो वही है, बिंब बदल गए। तब मंदिर था, अभी डिजिटल मीडिया है, फर्क आ गया, लेकिन परिस्थिति सेम है। तो दिल्ली नहीं बदली। दिल्ली पहले जो कल्चर, दिल्ली अपना जो ठसक दिल्ली अपनी जीती थी, तांगे में, इक्के में, ट्राम में, वो अब आ गई होगी। आ गई बीच में रिक्शा में। अब वो ठेले वाले रिक्शे भी खत्म हो गए, गडकरी जी बांट गए ई रिक्शा, रोते फिर रहे हैं लोग। तो अब ई रिक्शा में आ गए। तो दिल्ली नहीं बदली।
चिराग जी, लोग भी कहाँ बदले? आपको नहीं लगता तौर तरीके बदले होंगे, लेकिन जो अच्छाइयाँ लोगों में थी, जो बुराइयाँ लोगों में थी, लोग भी क्या ही बदले? कभी नहीं बदले। महावीर के जमाने से, राम के जमाने से आज तक नहीं बदले। राम, महावीर, बुद्ध ये सब समझा के चले गए कि ऐसे हो जाओ, वो चले गए, दूसरा वाला आ रहा है वो भी वही समझा रहा है। हमें शुरू से लेकर आज तक एक ही बात समझाई जा रही है, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये सब समझा समझा के चले गए, लेकिन हम नहीं समझे, तो कुछ भी नहीं बदलता। शहर वैसे ही रहते हैं, दुनिया वैसी ही रहती है। तो दिल्ली में होना और दिल्ली के सभी मौसमों के साथ आगे बढ़ना, फिर कवि हो जाना, एयरपोर्ट अथॉरिटी की सरकारी नौकरी, फिर कवि होना आसान तो नहीं रहा होगा। परिवार का क्या रिस्पांस था? जैसे आपके परिवार में कौन लोग हैं? मेरे साथ बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेरे परिवार में पिताजी सरकारी नौकरी में थे। हाँ हाँ। 3 बहनें मुझसे, तीनों बड़ी थी। तो 3 बहनों का जो भाई होता है ना, उसको डिफॉल्ट मोड पे नालायक मान लिया जाता है। ये बड़ा स्वाभाविक सत्य है, क्योंकि तीनों बहनें बड़ी हैं। अब उनमें से कोई बहन जिम्मेदार बहुत होगी, कोई पढ़ाई में बहुत तेज होगी, और उसके बाद एक आ गया लड़का, जो उस समय की एक परंपराएं थी कि लड़के को थोड़ा ज्यादा प्यार मिलता था। दादियाँ, नानियाँ, माएँ, मौसियाँ थोड़ा ज्यादा छोरा, तो वो छोरावाद होता था। इससे वो जो बहनें थी सारी, उनके मन में एक ये तय हो गया कि भैया इसके खिलाफ जो कंपनी बनी, उस कंपनी में 3 बहनें एक तरफ होती थी, और अरे प्रेम की कोई कमी नहीं, स्नेह की कोई कमी नहीं, लेकिन जब वर्सेस होता था तो उस वर्सेस में वो उधर और हम इधर। ऐसे में क्या हुआ कि हम तो नालायक तो थे ही। 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होता है जो रोज सब्जी लेकर आता है घर के लिए, वो उसकी जो लाई हुई सब्जी होती है उसमें से माँ बताती है, तेने तोरी ठीक ना छांटी, पालक देख के लानी नहीं आती तुझे। और एक होता है जो कभी कुछ नहीं करता, वो एक दिन धनिया की एक गड्डी खरीद लाता है। अच्छा। तो घर वाले कहते हैं आज तो छोरा धनिया लेके आया, देख कितना लायक लड़का है। तो मुझसे क्योंकि उम्मीदें नहीं थी। तो कौन से वाले में थे आप? मैं वो नालायक वाले में था। मुझसे उम्मीद नहीं थी, उन्हें लगता था कैसे भी कुछ भी कर ले, ये बस कुछ नौकरी कर ले, कमा ले, कैसे इसका कैसे भला होगा। तो उनको उम्मीद नहीं थी, तो वो जो भी कर ले वो ठीक है। तो जैसे ही दिखा कि भैया वो कार्ड पे नाम छपा हुआ आ रहा है, ठीक है, कुछ तो कर रहा है लड़का, तो अपोज कुछ नहीं। परिवार ने मुझे बिल्कुल अपोज नहीं किया। कवि बनना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल रहता होगा, लेकिन मेरे लिए मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैंने बनने की कोशिश नहीं की, मैं कवि हो गया। बनने का प्रयास करता तो मुश्किल रहता, मैं तो बस हो गया। ठीक है, ये तो परिवार है, लेकिन आप समाज में जब बाहर निकलते हैं, जैसे मुझे भी अब याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में था, थोड़ा बहुत कुछ लिख लेता था, तो मैं बिल्कुल सच बताऊंगा कि मेरा मन करता था कि मैं स्टेज पे जाऊं तो लोग मुझे पसंद करें, मैं अच्छे से कविता पढ़ के आऊं, लेकिन जब मैं बाहर निकलूं तो कोई मुझे कवि ना कहे, क्योंकि जिस समाज से मैं निकला था, तो वो एक है। मतलब क्या ये चीज़ आपके साथ भी आई किसी मोड़ पे कभी? नहीं, मुझे अपने आप को, मैं ये ज़रूर संकोची बहुत हूँ, तो ये ज़रूर मुझे हमेशा रहा कि मुझे जब कोई कवि कहे तो मैं कवि कहलाने लायक हूँ। मुझे अगर कोई डिग्री मिले तो मैं उस डिग्री के लायक हूँ। मुझे अपनी अयोग्यता के ऊपर किसी सर्टिफिकेट का चेपा नहीं चाहिए था कभी भी। तो जैसे ही ये हो गया कि अरे चिराग तो कवि जी, हमें शुरुआत में किसी कवि सम्मेलन में गए तो वहां पर सामने वाले ने कहा कि कवि जी आ गए, तो मुझे लगा यार ये कवि जी जो है ये बहुत बड़ी पदवी है, ये छोटा काम नहीं है। कौन सी कक्षा होगी जब आप पहली बार मंच पे गए? मैं पहली बार मंच पर गया था, कवि सम्मेलन के मंच पर मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आया नहीं था, अप्रैल 2002। तो आप कवि जी बन गए थे? तो मैं कवि जी बन गया था। तो मुझे पता ही नहीं था कवि सम्मेलन क्या होता है। पता होता तो निश्चित रूप से मैं शायद इतना सहज नहीं बन पाता। नदी को अगर उसका रूट बता दिया जाए तो नदी पहले से पत्थरों से लड़ने के लिए तैयारी करके चलेगी, उसे रूट ही नहीं पता तो फिर वो बहती है। तो मैं वो नदी था। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो कवि जी जब बना तो फिर लगा नहीं यार, ऐसे नहीं, तुकबंदी करके काम नहीं चलेगा। नहीं यार, ये जो मैंने पहली कविता लिखी थी शिखर वार्ता पर, तो थी वो भी कविता, निश्चित रूप से कविता थी। जिसने मुझे कवि बना दिया वो कविता थी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था।
कि ये अल्पायु के बालक हैं, ये तात्कालिक घटनाओं पर लिखी हुई कविताएं, ये ऐसे है जैसे हमने अपने बालक की जन्मपत्री में से उसकी विंशोत्तरी आगे से फाड़ के फेंक दी कि इसके बाद ये जिएगा ही नहीं। तो हमने उस तरीके की कविताओं से शुरू किया था, तो मुझे लगा ये बहुत अन्याय हो गया, कविता बड़ी चीज है। फिर हमने पढ़ना लिखना, कविता कैसे होती है, फिर शायरी पढ़नी शुरू की, फिर दुनिया भर की कविताएं पढ़नी शुरू की, कविता का विज्ञान समझा, फिर समझा कि मतलब तब तक तो आ गए थे। हमने बाजार में आने के बाद बाजार के नियम सीखे हैं, हम बाजार के नियम सीख के बाजार में नहीं आए। क्या बात बहुत बढ़िया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब आप मंच पे जाते होंगे आज के दौर में, आपका अनुभव पूछ रहा हूँ, कविता लिखना तो आपके ही शब्दों में न्यूक्लियर चेन की तरह है, वो तो एक बार आपने अगर वो शुरू हो गई तो आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कवि जब कविता लिख लेता है और मंच पे जाता है या किसी माध्यम से भी सुनाता है, जिस दौर के लोगों से उसका सामना होता है, एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ सर कि जिस तरह के बच्चों से मेरा सामना कई बार होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से वो बड़े स्ट्रांग नज़र आते हैं, लेकिन लोग बड़े छुई मुई हो गए हैं आजकल, उनको जरा सी बात लग जाती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कैसे आप बात कर रहे हैं, और कविता तो वही कहेगी जो मर्म तक पहुंची हुई है पहले से। तो ये चुनौती तो आपको बार बार आती होगी, और आपको तो तालियां चाहिए होंगी, क्योंकि कविता अगर मंच पे पहुंची है और उसकी स्वीकार्यता नहीं पहुंची है तो कई बार ऐसा होगा कि फिर मैंने किया क्या। वसीम साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उस शेर को मैं कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं उन्हें वो शेर अपने जहन पे गड़वा लेना चाहिए। वो कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जो एक सामान्य आदमी मंच पर जाकर कविता नहीं सुना पा रहा और जो कवि रोज जाकर कविता सुना रहा है, उसके बीच में अंतर सिर्फ इतना है कि उसे वो सलीका आता है। और ये सलीका दुनिया में कोई आदमी एलियन नहीं है, सभी हाड़ मास के 5.5 फुट के वही लोग हैं जो एक जैसा सोचते हैं। वो अलग परिस्थिति में खड़ा होकर ये कह सकता है कि इस दरवाजे का रंग सफेद है, मुझे यहाँ से लाइट पड़ रही है तो पीला दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है। तो मुझे अब ये समझना पड़ेगा कि जहां से वो खड़ा होकर मेरी कविता सुन रहा है, उसकी उसका पैर किस जूते में है, उसकी मनोदशा क्या है, उसको ये शेड कौन सी दिखाई दे रही होगी। वो मुझसे इस बात पर लड़ सकता है, बोले साहब कि आपने जो है इसको पीला बताया तो सफेद है, लड़ सकता है। लेकिन जब वो लड़ने आए तो मैं भी उससे लड़ने लग जाऊं कि नहीं नहीं भैया ये तो सफेद ही है, तो फिर मैं छोटा हो गया। मुझे उसको एक बार पलट के फिर से देखना होगा। उसको पहली संतुष्टि तो ये जाएगी कि हाँ नहीं यार इसने पलट के देखा, मेरी बात तो मानी, फिर वो समझने की स्थिति में आएगा। जैसे मैं बिना देखे कहूंगा अरे तुझे क्या पता है यार ये तो सफेद है। तो कविता सुनाते हुए मुझे एक एक श्रोता के मस्तिष्क पर ये वाले प्रश्न दिखाई देते हैं, स्पष्ट लिखे होते हैं। उसकी जैसी भंगिमा बदलने लगती है तो मैं अपना प्रस्तुति का गियर बदल देता हूँ। अगर मैं जनसंचार का विद्यार्थी रहा हूँ तो जनसंचार में हमें पढ़ाया जाता था कि श्रेष्ठ संप्रेषक वो है जो प्रापक के स्तर पर उतरकर संदेश संप्रेषित करे। मैं कितना भी बढ़िया जनसत्ता हूँ, मेरा रीडर जो है वो एक रिक्शा वाला है, तो उसे तो प्रभाष जोशी की भाषा नहीं समझ आएगी, नहीं आएगी। तो उसके लिए मुझे पंजाब केसरी होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पंजाब केसरी हो गया तो वो जो प्रोफेसर साहब है वो मुझे 2 कौड़ी का करके चले जाएंगे। तो मैंने ये तय किया कि मैं नवभारत टाइम्स होके जीऊंगा, मुझे रिक्शा वाला भी पढ़ ले और मुझे प्रोफेसर साहब भी पढ़ ले। तो ये मंच के कवि को मैं, जो आदमी मंच पर नहीं जाना चाहता उसको तो जैसी वो कविता लिखना चाहे वही स्वीकार्य है। बाबा तुलसी को अगर मंच पर जाना होता तो बाबा तुलसी उस समय के कवियों की भाषा थी संस्कृत, वे संस्कृत में लिखते, लेकिन उन्हें तो राम के लिए लिखनी थी, तो उन्होंने भाषा की चिंता नहीं की, उन्होंने वो लिखी जो उस कविता की आवश्यकता थी। तो मंच पर जाने के लिए तो आपको जन की भावना का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो रख लिया जाता है करत करत अभ्यास के, कभी पिट के कभी हूट होके। ये सारे अनुभव नहीं मेरे साथ नहीं हुए, मैं कम से कम पिटा नहीं हूँ, हूट तो हुआ हूँ। नहीं मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि शब्द का जो अर्थ है
वो एकदम हर बार वही नहीं है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि शब्दों के साथ सबका व्यक्तिगत अपना अलग अलग संस्कार है। और अब आप एक कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहे, अब आप जिस मीडियम पे हैं वो सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के हर राज्यों में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में जा रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को हिंदी समझ में आती है। तो ये चुनौती पहले से बहुत कठिन हो गई है। तो शब्दों का जब आप चयन करते हैं, जैसे मैंने आपके कई वीडियोस देखे, मैंने देखा, रिस्पॉन्स भी चेक किया मैंने, मज़ा आया मुझे, मैं सुन चुका हूँ फिर भी सुन रहा हूँ। उसी कविता को आप कहीं और सुना रहे हैं तो रिस्पॉन्स में थोड़ा डिफरेंस है, और आप शब्दों का क्रम भी बदल रहे हैं। कहीं कहीं शुरू से ही वो क्रम बना हुआ है, बड़ा सहज आ रहा है, और कहीं कहीं बाद में वो चीज़ वो माइलेज बाद में मिल रही है। आपसे इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ कि चूँकि आपको खुद पता नहीं कि अगले 3 महीने आप कहाँ कहाँ होंगे, कैसा ऑडियंस सामने है, और कई बार वो नया भी डिमांड करते हैं, और उन्हीं शब्दों के साथ फिर पहुंचना है, उन्हीं भाव के साथ, प्रभाव के साथ। फिर से मैं कहूँगा कि लोग छुई मुई हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत, और ज़िंदगी की आपाधापी सर, बहुत प्रेशर में हैं लोग। तो कैसे गुदगुदाते हैं फिर? बहुत आसान है। सचिन तेंदुलकर जब बल्ला लेकर क्रीज पर उतरते हैं, हाँ, तो वो घर से शॉट याद करके नहीं आते, मैं कौन सा शॉट लगाऊंगा। वो अपना बल्ला लेकर अपनी समग्र क्षमताओं के साथ पिच पर खड़े होते हैं, और सामने वाला जैसी बॉल करा रहा है, वो बॉल 22 गज की दूरी जितनी देर में तय करती है, उतनी देर में जो उस बॉल को जितना माइन्यूटली पढ़ पाए, वो उतना बड़ा सचिन तेंदुलकर होता है। हमारे पास भी बॉल्स आती हैं, सामने वालों की भंगिमाएं बदलती हैं, सामने वालों के माथे में त्योरियां पड़ती हैं। वो त्योरियों का अर्थ केवल उस कही जा रही बात के प्रति विरोध उत्पन्न कर देना है, या वो समझना आने की क्लिष्टता है, या वो अन्य किसी कारण से हो सकता है वहां खटमल काट रहा हो उसको बैठे हुए, हो सकता है बराबर वाले ने जगह ना दे रखी हो, वो इस कारण। अब ये अगर वो 22 गज की दूरी में मैं पढ़ पाया, तो बल्ले में शॉट तो कोई फीड थोड़ी करने है हार्ड डिस्क पेन ड्राइव लगा के, वो तो बल्ला और हाथ है, तो वो तो भरा हुआ है, वो हम अपना बल्ला लेकर मंच पर खड़े हैं। अगर मैं उस भावना को, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपुष्टि, कवि सम्मेलन में और लिखने वाली कविता में बस इतना फर्क है, उसमें प्रतिपुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। कवि सम्मेलन में वहीं की वहीं, हाथ की हाथ तुरंत प्रतिपुष्टि मिलेगी। अब जितनी स्पीड से प्रतिपुष्टि मिलेगी, अगर उतनी ही स्पीड से मैं उसे खेल गया, तो बॉल बाउंड्री पार है। जी। और अगर मैं हड़बड़ा गया तो कैच हुआ। इतना सा खेल। आप कविता लिखते हैं तो परिवार में सबसे बड़ा आलोचक कौन है आपकी कविता का, या जो बहुत पसंद करता है कोई? परिवार में देखिए, एक तो मेरी पत्नी एक कवित्री है। अरे वाह। और वो कवित्री पहले थी, मुझसे शादी बाद में हुई है। ये डिस्क्लेमर अच्छा लगा मुझे, वरना लोग आपके पे नाहक जो है इल्जाम लगाते हैं। वो ऐसे तो जाने कितने इल्जाम, अगर इल्जामों की चिंताएं की होती तो इस दुनिया में कोई सामाजिक नहीं होता। जिसने भी अपना जीवन सामाजिक किया है, तय मानकर चलिए। अटल जी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो समझ लेना कि आप कुछ कर रहे हो। अगर लोग आपकी आलोचना ही नहीं कर रहे तो फिर चेक करो कि भाई हम कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। तो आलोचना तो वो तो इल्जाम तो चलते हैं। तो मेरी पत्नी है मनीषा शुक्ला, एक प्रतिष्ठित कवित्री हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और बहुत निष्ठुर है प्रतिक्रियाएं देने में। सामान्यतया ये तो मेरा सरस्वती का वरदान है कि मेरी कविताओं पर जो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई चिराग अच्छा आदमी नहीं है, वो भी मेरी कविताओं को नहीं नकार पाते। तो मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, तो मेरी कविताओं को नहीं नकार पाते। मेरी माँ बहुत अच्छी श्रोता हैं। क्या बात। वो अध्यापिका थी, उन्होंने पढ़ाया, और उनको जो है जब मैं कोई कविता सुनाता हूँ तो उनके चेहरे पर उभरने वाली भंगिमाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक मेरी छोटी बहन, जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, उसको कभी कभी उसका मूड आता है तब वो इत्मीनान से कहेगी कि आज भाई वो कुछ सुना, या मैं ही कुछ सुना दूं उसे, तो वो बड़े इत्मीनान से सुनती है। लेकिन उसका क्या है कि एक तो वो कन्विंस बहुत जल्दी हो जाती है। मैं जो सुनाता हूँ वो उससे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती है, कविता से खासकर। मुझसे तो आज तक नहीं हुई,
कविता से। तो वो क्या है कि वो श्रोत्री बहुत अच्छी नहीं है, वो प्रशंसिका बहुत अच्छी है। हाँ। तो वो प्रशंसा करती है। आलोचना तो मुझे अगर मिली है, माँ तो फिर माँ को तो मेरे लिखे टेढ़े अक्षर भी हमेशा अच्छे लगते थे। तो मैं तो अगर आ की भी पूंछ बना देता था तो वो भी उसे लगता था कि मेरे छोरे ने लिखा है। तो माँ का तो अपना तो है, चिराग है। लेकिन मेरी पत्नी कटु आलोचिका है। और एक मेरे मित्र हैं निकुंज शर्मा, जो कि भैया कह के पैर छूते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास कविता का जो पटल है वो मैं अभी छू नहीं पाया हूँ। वो लड़का बड़ा निष्प्रह होकर प्रतिक्रिया करता है। तो वो है कि उसको रात 2 बजे जगा लेता हूँ कि भाई भी ये लिखा है सुन। ये मेरे आलोचना है। तो आपके पास तो फीडबैक का पूरा पूल है, मतलब पूरा पूल है। तो बहुत शानदार बात रही है। 2002 से ही मंची कविताएं जैसे आप कर रहे हैं, फिर टीवी पे आप पहुंचे। टीवी पे लंबी जर्नी है आपकी, खासा प्रभावी जर्नी है वो। 2003 एनडीटीवी शो अर्ज किया है, वो फहरिस्त मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं आपको प्यार करते हैं। कविता लिखना, लोगों को सुनाना, घर परिवार में सुनाना, मित्रों को सुनाना, मंच पे सुनाने लग जाना और टीवी के एक स्टूडियो में सुनाना, कैसे इसको अंतर करते हैं आप? आपको कुछ चुनौती आई? ये लगभग ऐसे है जैसे आपकी पत्नी खाना बनाना जानती है, अब उसे अपने मायके में खाना बनाना है, अपने ससुराल में खाना बनाना है, 4 गेस्ट बुला लिए उनके लिए खाना बनाना है, दोस्त बुला लिए उनके लिए खाना बनाना है, बहुत खास सहेलियां बुला लिए उनके लिए खाना बनाना है। तो इसमें क्या है, खाना बनाने का प्रोसेस तो सेम है, उसकी तो न्यूनतम अर्हता यह है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए। इसके बाद जब वो मायके में खाना बनाती है तो वो साधिकार बनाती है और जैसा बन जाएगा वो खाएंगे। जब वो ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तो जिसको बहुत अच्छे से खाना बनाना आता भी है तब भी वो उसको थोड़े हाथ कांपते हैं नमक डालते हुए। वो 4 बार चखती है, वो देखती है कि लोग उसे देख रहे होंगे, वो जैसे ही खाना परोसती है तो वो सबके चेहरे पड़ती है कि इसे कैसा लग रहा होगा। खाना तो आता है उसे बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो एक दिन अपनी 4 सहेलियों को बुला लेती है जो उसके साथ हॉस्टल में रहती थी। अब उन्होंने मैस का बहुत खराब वाला खाना खा रखा है तो अब वो थोड़े से चावल बना के लाती है और वो अधकच्चे रह जाते हैं, लेकिन वो सहेलियां बहुत मन से खाती हैं, उन्हें मैस याद आता है। आपका प्रापक कौन है, आपका टारगेट कौन है, ये तो कविता में हमेशा बराबर रहा। मुझे तो हमेशा ससुराल में ही खाना बनाना था, क्योंकि जिनके बीच में खाना बनाना था उन्हें तो मैं जानता नहीं था। लेकिन माध्यम क्या है, कि वो गैस पर खाना बना रही है कि वो चूल्हे पर खाना बना रही है, इसका फर्क जरूर आता है। मैं जब कविता लिखकर घर वालों को सुनाता हूँ तो ये तय है कि भैया कैसी यूं सुना दूंगा, ये कहेंगे यूं तो हमारा दिनकर है। हम बचपन में दूध लेने जाते थे तो वो बाबा जी को पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो बताते थे कि भैया तू कुछ सुना चिराग, तो हम जो तुकबंदियां उस टाइम की लिखते थे वो सुना देते थे उन्हें, कहीं से उठाए हुए शेर सुना देते थे। तो वो कहते थे भैया तू कुछ बनेगा ना बनेगा, तू दिनकर ना बनेगा तो मनकर तो बन जाएगा। तो उनके लिए तो वो मनकर दिनकर है। तो घर वालों को सुनाना तो सबसे आसान काम है, क्योंकि उनके लिए तो दुनिया में एक ही कवि है, ना उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई होगा, वो तो लाड है। और उसी लाड को लेकर मैं यहाँ से थोड़ा सा विषय परिवर्तन कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आ गई। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि सर हम भी कविता लिखते हैं और हमें मंच पर अवसर चाहिए। कवि सम्मेलनों की दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं है। आपको अगर संगीत सीखना है, आपको अगर बांसुरी बजाने का शौक है, तो आप हरिप्रसाद चौरसिया के घर जाके उनके स्कूल में जाके 300 बार हाथ पैर जोड़ेंगे, तब वो आपको ये अनुमति देंगे कि हाँ तू सीख ले, गुरु परंपरा। और जब आप थोड़ी बहुत सीख लेंगे और किसी दिन पता लगेगा कि आज हरिप्रसाद चौरसिया जी का बहुत बड़ा शो है, उसमें सबसे पीछे कोने पे बैठने की अनुमति मिलेगी आपको। यहाँ बैठ के पी करता रहिए और बांसुरी का स्वर इतना नीचे रखियो कि बाकी डिस्टर्ब ना हो। फिर वो कई सालों की साधना के बाद जिस दिन गुरुजी कह देंगे कि हाँ भी वो ठीक है, ऐसे मेरे पीछे बैठा दो, उस दिन वो पीछे बैठेगा। ये जो लंबी जर्नी है ये कवि सम्मेलनों से गायब हो गई।
अभी कवि सम्मेलन में आप एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइए, आपके घर वालों ने आप आकलन किससे करवा रहे हो? अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने साथ पढ़ने वालों से, उठने बैठने वालों से। इनमें से कोई कवि नहीं है, कोई नहीं है जी। इनको आप अपनी एक तुकबंदी सुना रहे हो। और जैसे मुझे बचपन में कहा गया था, भैया तू बहुत बढ़िया कविता लिखता है, तुझे मौका मिल जाए ना तो तू सुरेंद्र शर्मा को फेल कर देगा सीधा। तो अब वो सोच रहा है कि यार मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, तो वो हमें फोन करता है कि साहब हमें मौका दीजिए, हम मंच पे आएंगे। वो सीधा मंच पर आना चाहते, जो कि एक लंबी जर्नी के बाद होना चाहिए था। तो वो हम लोग मंच पर जब आए तो हम मौका तलाशने नहीं आए, मौके ने हमें तलाशा। तो हम कविता जब लिखते इन मंचों पर गए तो हमें क्योंकि डर नहीं था, पता ही नहीं था। अज्ञान से बड़ा कॉन्फिडेंस, मूर्खता से बड़ा कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता, वो हमारे पास था। तो हमें पता ही नहीं था कि हम जिस पहले कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहे थे उसमें हमें पीछे बैठा दिया गया, और जो हमारे मंच संचालक महोदय थे उनको आयोजक ने, लोकल ने कह दिया कि जी हमारा लड़का ये भी कविता पढ़ेगा। अब उन्होंने बैठा दिया हमें, और हमारे साथ में अड़ गए ओम प्रकाश आदित्य जी, बड़ी काया थी उनकी, लंबे चौड़े। तो जिस एंगल पर मंच संचालक बैठे थे उन्हें हम दिख ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने जब बाद में आदित्य जी को पढ़ने के लिए खड़ा किया, तब उन्हें दिखाई दिया कि पीछे एक मरियल सा लड़का बैठा है। अब वो इस पसोपेश में कि भाई इतने बड़े कवि के बाद अब इसको कैसे पढ़वाएं, तो उन्होंने हमें नहीं पढ़वाया। हम नहीं पढ़वाया, नीचे उतर के हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी इंसल्ट हो गई। क्या बात। हमें सच में ये नहीं पता था कि हमारा अपमान हो गया। मंच पर हम सड़क के बैठे हैं, 4 घंटे कवि सम्मेलन में पूरे बैठे रहे हैं, कवियों के साथ ऐसे मसनद पे बैठे हैं, सामने वालों ने सबने देखा और हम उतर आए। उन्होंने बुला के कहा, बोले चिराग हमसे बड़ी गलती हो गई और मैं तुम्हें आज मौका नहीं दे पाया, तुम मुझे देखे नहीं, मेरे ध्यान से उतर गया। तो उन्होंने अपने ग्लानि बोध में ये कहा कि तुम जो है कल रोहिणी में कवि सम्मेलन है, वहां आ जाओ। अच्छा। तो पहली दिन जो कविता पढ़ता तो पैसे नहीं मिलने थे, वो तो 0 था। उस ग्लानि बोध में 500 रुपए मिले। क्या बात। और वो जो जिन्होंने ये कहा था कि हमारा लड़का है, इसे कविता पढ़वा दो, वो एक अलग गिल्ट में आ गए कि यार मेरे कारण लड़के की बेइज्जती हो गई, मैंने कहा कि तू मंच पे बैठ जा। उन्होंने वो कहीं और जहां समाज में उनकी चलती थी वहां क्या कर तीसरे दिन वहां कविता पढ़वा दी। तो पता ही नहीं था कि मंच क्या होता है, पता ही नहीं था अपमान मान क्या होता है। तो निडर होके पढ़ा, निडर होके खेलने वाला हमेशा जीतता है जी। तो निडर होके पढ़ा। फिर जब टीवी पर गए तो टीवी पर ऐसे ही चले गए। हमें फोन आया कि जी आप कहाँ हो, हमने कहा जी हम तो यहाँ पर कंपटीशन में डिबेट पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतने बजे तक एनडीटीवी पहुंच सकते हो। हम धौला कुआं में थे जिस सेंट मैरी कॉलेज में। हमें लगा एनडीटीवी अर्चना कॉम्प्लेक्स पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कमीज नहीं थी, कपड़े खराब पहन रखे थे। तो फटाफट किसी शोरूम में जाके 250-300 रुपए की कोई शर्ट खरीद ली हमने, क्योंकि डिबेट से पैसे मिले थे। अरे वाह। कैश प्राइज मिलता था। तो वो जाके शर्ट खरीद ली, ऑटो में बैठ के वहां पहुंचे, और वहां जाके हमारे साथ कविता पढ़ने वाले अदम गौंडवी थे। ये भी हमारे प्रभाव में नहीं आए क्योंकि हमें पता ही नहीं था अदम गौंडवी कौन है। हमें इतने बड़े आदमी के साथ हम बैठ के चाय पी रहे हैं, इतने बड़े आदमी के साथ बैठकर हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन है। हमें लगा जैसे हम आए हैं ऐसे ऐसे भी बुला लिया। अज्ञान तो श्रेष्ठतम उपाय है ना, तो डर ही नहीं लगा। इसीलिए इन जगहों पर कभी कविता पढ़ते हुए घबराहट नहीं हुई, और ये हिचक अज्ञान के कोश में से ही खुल गई। तो बाद में फिर जब फूल खिले और पता लगा जी वाह वाह में कविता पढ़नी है, तो वो सब डर खत्म हो गए। कोई फर्क नहीं लगा। असल में पूछने के पीछे मंशा ये थी मेरी, कई बार ना जैसे आपने कहा ना न्यूक्लियर चेन होती है कविता, तो सहज भाव में स्पॉन्टेनिटी के साथ कोई चीज़ आए तो बहुत शानदार बात है। लेकिन कोई आपसे पहले ही बता दे कि देखो ये 1 घंटे का फॉर्मेट है, इसमें हमें ये चीज़ करनी है, विषय ये है, तो अगर उस ससुराल में अचानक से कह दिया जाए कि नहीं आज तो पास्ता बनाना है और इटली से कोई आया हुआ है खाने के लिए, तो एक दबाव तो पड़ जाता है। नहीं, ये बहुत आसान होता है ना। आप जो आया हुआ है वो इटली से है, लेकिन आपकी बहू तो गोरखपुर से तो उससे तो नहीं कहेंगे ना पास्ता बनाने के लिए। उससे पहले पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हें पास्ता बनाना आता है या नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इज्जत किसकी जा रही है? यहाँ इज्जत उसकी जा रही है जो इटली वाले मेहमान को खिलाना जा रहा है। तो मेरा जो शैलेश लोढ़ा है जिन्होंने बुलाया वाह वाह पे कविता पढ़वाने के लिए, शो तो उनका खराब होगा, मेरा क्या जाएगा? मेरे पास तो लुटाने को कुछ है ही नहीं। तो ये वो चिंता करेंगे कि चिराग से वो वाली कविता कही जाए जो वो सुना सकता है। नहीं, आपके ना वो जो आपने एक तर्क दिया इग्नोरेंस वाला ना, उसके पीछे का भी एक विज्ञान है आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टीवी पे मैं लगातार मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें, हम सभी आपको जानते हैं, तो बहुत मकबूल हो आपका एक कार्यक्रम, वो लपेटे में नेताजी और 200 से ज़्यादा। लेकिन राजनीति पे टिप्पणी ना करें तो कवि कैसा, और कर दे तो चोट लग जाती है बहुतों।
फिर हमारे पिताजी बचपन में कहा करते थे कि शुगर कोटेड करके कुनीन खिलाना, कुनैन खिलाना। तो हमें वो आता है। हाँ। हमने क्या किया कि मेरे पास एक बहुत अच्छी शैली है और वो मेरे लोकतांत्रिक मनुष्य को भी बहुत पुष्ट करती है। मेरा ये मानना है कि राजनीति, परिस्थितियां कभी नहीं बदलती तो राजनीति भी कभी नहीं बदलती। चाहे राजनीति में कांग्रेस हो या भाजपा हो, उन सबके सामने यही देश है, यही तो 125 करोड़ लोग हैं। इनसे इतर तो मोदी जी कोई जापान के प्रधानमंत्री तो बने नहीं है। इसीलिए जब कोई मुझसे कहता है कि साहब देश ही ऐसा है, मोदी जी ने ये नीति लाए और इस देश ने फेल कर दी, तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया उन्हें जापान का प्रधानमंत्री बनाया था क्या? उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया था, तो उनकी नीति भारत के अनुकूल होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी से ये गलती इसलिए होगी कि जनता ने ऐसा कर दिया। तो भैया मनमोहन सिंह किसी और देश के, इटली के प्रधानमंत्री थे, भारत के थे, तो भारत की नीतियां, बीइंग अ लीडर, तुम्हें भारत की जनता के मनोदशा और उसके स्वभाव और उसके नियोसेंस को सामने रखकर बनानी चाहिए थी। तो राजनीति कभी नहीं बदलती। जो परिस्थितियां भाजपा के सामने, वो परिस्थितियां कांग्रेस के भी सामने रही। जैसे ही आप फेसबुक पर लिख दोगे कि आज मोदी जी ने ये गलती की है, तो मोदी जी के जो समर्थक हैं वो नीचे 2.5-3 किलो गालियां लेकर आ जाएंगे। उससे बेहतर ये है कि आप ये बताइए कि इंदिरा जी ने यहाँ पे ये किया था, हमें उम्मीद थी कि भाजपा आएगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट हो गया। अब वो गाली कैसे देंगे? क्योंकि गाली देने के लिए उन्हें इंदिरा जी वाली गलती भी नकारनी पड़ेगी, लेकिन वो भी सत्य है। कांग्रेस वाले सपोर्ट करने नहीं आएंगे क्योंकि इंदिरा जी लिख दी। कांग्रेस वालों के सपोर्ट करने से मोदी जी वाले ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो जब आपने दो सत्य सामने रख दिए तो सबके एक चीज होती है सच। आप मानो या ना मानो, जानते जरूर हो कि ये सच है। तो वो जो गाली लिखने वाला है ना, वो सोचेगा यार कह तो ठीक रहा है, वो बिना गाली लिखे चला जाएगा। फिर भी कुछ इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, लिख जाएंगे। देश हमारा प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ है। तो आपको कुनैन पे शुगर कोटिंग नहीं है, आपको स्ट्रेटेजिक शुगर कोटिंग आती है। ये बात बड़ी दुरुस्त लगी कि सच तो पता ही होता है। सच पता ही। जैसे हम जब लपेटा करते थे तो लपेटे में ये बहुत कठिन काम होता था, क्योंकि वो सामने बैठा है, वो कुछ भी कह सकता है, वो फैल भी सकता है। सर्फिटिकैत उस टाइम हम लोगों के, मैं पर्सनली बहुत प्रेशर टिकैत सब सामने बैठे हैं और उनके सपोर्टर इतने बाहर कई सारे खड़े थे, मारते वो। लेकिन हमें लगा कि नहीं, एक बात सच है जो वो भी जानते हैं। और मैं आपको एक और बड़ी बढ़िया बात बताऊं, ये जितनी लड़ाइयां हैं भाजपा की, कांग्रेस की, मोदी समर्थक की, मोदी विरोधी की, ये सब छुट भैये नेता से नीचे वाले स्तर के कैडर की लड़ाइयां हैं। वो छुट भैया नेता भी नहीं है जो ये लड़ाइयां लड़ रहा है, वो एक्चुअली कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी राजनीति को जानता है, थोड़ा सा भी, वो ये लड़ाइयां नहीं लड़ रहा। ना वो मोदी जी का समर्थक है, ना वो मोदी जी का विरोधी है, ना वो कांग्रेस का समर्थक है, ना वो कांग्रेस का विरोधी है। वो ये जानता है कि मोदी जी का समर्थक ना होने का मतलब कांग्रेसी होना नहीं है। नहीं, वो ये जानता है कि कांग्रेसी समर्थक ना होने का मतलब भाजपाई होना नहीं है। वो बाइनरी से मुक्त है, वो मुक्त है। तो वो नाराज नहीं होते, वो सुनते हैं। ये जो नीचे वाला, जो आई कैन से बॉटम से नीचे एक लेयर है। जैसे खेती जब होती है तो ऊपर की एक लेयर होती है जहाँ मिट्टी दरदरी होती है, बरसात जब पड़ती है तो उसी में केचुए कुलबुलाते हैं, उसके नीचे नहीं। तो वो जो दरदरी मिट्टी है ना, वहां पर है कुलबुलाहट। वहां पर यह है कि अरे यार तुम तो मोदी को टाइम ही नहीं दे रहे, जैसे हम टाइम दे देंगे तो तू उसे झोले में भर के दे आएगा उसे। अरे यार उसे थोड़ा तो टाइम दो, इतना बड़ा आदमी कुछ कर रहा है। अब उसे ये नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो जाने। मैं अगर कहीं पर ये लिख दूं कि यहाँ पर ये काम मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, तब भी वो गाली देने आएगा, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी है, वो गाली देने आएगा। कल तक तो तुम गाली दे रहे थे यार मोदी जी को, आज कैसे, क्या हो गया अचानक? उसको कुल मिला के उसने कहना है, ठीक है। तो उन लोगों की चिंता नहीं करनी। लेकिन जो बड़े लोग हैं, वो बड़े इसीलिए हैं कि वो सुनना जानते हैं, और जो सुन नहीं पा रहा उससे बहस क्या करनी। आपने बहुत ठीक कहा कि मंच ने आपको चुना दरअसल, और बहुत कम उम्र में आपने रेड फोर्ट, जो बहुत फेमस कवि सम्मेलन होता है, उसका संचालन किया। पार्लियामेंट में भी आपने कई बार संचालन किया, चाहे वो राज्य सरकारों की हो या फिर अपनी केंद्र सरकार में भी। वहाँ फिर से राजनीति के लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है।
तो अभी अभी जैसे कोई ऐसी कोई बात कभी हुई हो जहाँ लगा कि ये थोड़ा-सा चुभ गया होगा और फिर भी बाद में उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा हो? क्योंकि नहीं, आपने जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कही है ना कि वो छुटभइये नेता करते हैं, इसका मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है आपको। मैं अभी ना 4 दिन पहले एक प्रोग्राम में था हुँ, जिसमें आयोजक थे प्रफुल्ल पटेल। हुँ, उनके घर पर एक हनुमंत कथा चल रही थी हुँ, हुँ, और उनकी पत्नी सामने बैठी थी, हुँ, रितेश्वर जी महाराज सामने बैठे थे। हुँ, मंच का संचालन मुझे करना था। हुँ, खचाखच हुँ, भरा हुआ हॉल था। हुँ, उसमें हल्का सा छूकर, जैसे इसको कैसे बताते हैं कि कैसे करते हैं हम, जैसे आपने गर्म पानी किया हुँ, तो आप पहले हल्की सी सिप लेके देखते हैं। हुँ, जब लगता है कि हाँ टॉलरेंस ओके है तो फिर आप ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर जैसे कई बार आप ऐसे ऐसे टच करके देखते हैं कि करंट तो नहीं मार रहा, हाँ, और जब वो नहीं मारता तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए टच करते हैं। साहस बढ़ जाता तो ये जो सामने बैठी हुई पहली पंक्ति होती है, इसको पहले हल्का सा गुदगुदा के देखते हैं। है। हुँ, अगर त्योरियाँ चढ़ती हैं तो हम हुँ, गियर पीछे ले लेते हैं, हुँ। फिर घुमा के लाएंगे, कहेंगे फिर हमारे ज़रूर, दूसरे हथियार हैं। कहेंगे ज़रूर, कहे बिना नहीं मानेंगे। कहेंगे ज़रूर। लेकिन अगर लगता है कि ये मज़े ले रहे हैं तो फिर अगर उन्होंने ले लिए मज़े तो फिर हम मज़े दे देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमने वहाँ पर हल्का सा टच करके देखा तो उधर से आवाज़ आई कि यहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी की धर्मपत्नी बोली, वर्षा पटेल जी, कि यहाँ कांग्रेस भाजपा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत मैंने कहा आपके क्या फर्क पड़ रहा है, आपके वहां भी गुजराती यहाँ भी गुजराती। तो इससे वो खुल गया, माहौल खुल गया, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। और ये इंस्टेंट ही होगा, जी, इसको आप जी। तैयार करके ना, नहीं ना, जा अरे, सकते। बिल्कुल, ये इंस्टेंट होता है और हो जाता है। तो बिल्कुल। हम लोग ये, क्योंकि जो कवि सम्मेलन सुनने नेता आया है ना, अगर मेरी इंटेंशन उसको अपमानित करने की होगी तो ये मेरा अपराध होगा। मेरी इंटेंशन अगर केवल एंटरटेन करने की होगी तो दुनिया में कोई बुरा नहीं मानेगा। कोई बुरा नहीं मानता। कोई आपसे कहे ना, आपका दोस्त आपको, जिनको हम स्लर्स बोलते हैं, वो भाषा में बात करता है, आप बुरा नहीं मानते, क्योंकि आप इंटेंशन को लेकर आश्वस्त हैं। हमारे कुछ कवि ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी पार्टी का ठप्पा लग गया, वो बेचारा खड़ा हुआ है, अभी उसने बोला भी कुछ शुरू भी नहीं, नहीं किया। एक शब्द भी नहीं बोला, और सामने से विरोध हो गया कि भाई इन्हें नहीं सुनेंगे। इंटेंशन क्लियर हो गई। कवि को तो कवि होना चाहिए, कवि को ठप्पे लगा के नहीं चलना चाहिए। और जिस दिन कवि जनमन की बात करेगा उसको डरने की जरूरत नहीं। मैंने वसीम साहब से एक बात पूछा, मैंने कहा जी जो दौर चल रहा है इसमें मुश्किल नहीं लगता आपको? तो हम कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे थे, ये इसका C.Dot का प्रोग्राम था। मैं, मेरे सामने ना अभी आपको बताते बताते वो चेहरा तैर गया वसीम साहब का, उनकी आंखें एकदम बड़ी हो गई और उन्होंने ये बोला कि क्यों डर लगेगा, क्रिस्टल क्लियर कहना है तो सामने वाले का बाप भी सुनेगा। लगा यार ये ऐसा होता है, आप अगर स्वयं संशय में रहकर कहोगे तो कैसे सुना जाएगा? क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि उसे थोड़ी सुनाना है, आपका नियंता तो ऊपर बैठा है, उसे सुनाना है। क्या बात। तो चिराग जी, टीवी के माध्यम से, मंचों के माध्यम से आप सबके घरों तक पहुंचे, तो अब की जो मकबूलियत है घर परिवार समाज में कुछ बदला आपके लिए? हाँ, क्या बदला? वो बदलता है कि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो हमारे एक रिश्तेदार ने हमारी माँ को कहा था कि जी जे हराम खोर है, अच्छा, जे नौकरी ना करेगा। भाई जवान लड़का सरकारी नौकरी छोड़ दे तो हमारे देश में तो इससे बड़ा अपराध कोई है नहीं। तो हमारे लिए ये तय हो गया था कि जे काम ना करेगा जाको खच्चो बांध दे, कि घर में इतने पैसों देना पड़ेगा, तो हमारा खच्चो बन गया। अब हम उतने पैसे कहाँ से लाएं? लेकिन अब वही रिश्तेदार कहते हैं कि ए लाला हमारे चौरान को भी दिखा दे टीवी पे। जिन लोगों ने हमारी लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी आर्थिक दृष्टि से जी, 3 बहनें थी, एक मैं था, पिताजी अकेले सरकारी रेलवे में थे। कोई बहुत अच्छी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम लोग पैसा लुटा सकें। और हमारे बाकी जितने रिलेटिव्स थे मतलब अच्छे खासे व्यापारी थे। तो कई बार हमने वो तिरस्कार उनकी आंखों में तैरता देखा, आंखों में कई बार।
लेकिन जब हम इस स्थिति में आ गए तो कई बार उन्हीं आंखों में जब ये दिखाई देता है कि भैया तू ना आएगा तो हम फंक्शन ना करेंगे, तो चुभता तो है, चुभता तो है, लेकिन उस चुभन को इसलिए भूल जाया जाए क्योंकि ये जो सब लोग हैं ये अपने लोग हैं और ये सब सहज मानवीय प्रवृत्तियां हैं। वो अगर आज आपको प्रेम कर रहे हैं, वो अगर आज आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आपने वो सम्मान करने योग्य स्वयं को बनाया है। जब वो आपको अपमान कर रहे थे तब आप इस योग्य थे ही नहीं, आप उन्हें क्यों अपराधी ठहरा सकते हैं? तो ये परिवर्तन तो देखा, लेकिन इसको उनको कटघरे में खड़े करके नहीं देखा, स्वयं का आकलन करके देखा, तो उनके प्रति कोई रोष नहीं है, उनसे प्रेम बढ़ गया। ये मनुष्य को इसी से तो सीखना चाहिए, वरना क्यों तो कोई रावण तपस्या करेगा, क्यों कोई राम वशिष्ठ के यहाँ जाके सीखेंगे धनुष्बाण, क्योंकि इस योग्य बनना है कि तुम्हारी वैल्यू हो, और जब तुम बन गए तो तुम्हारी वैल्यू हो गई। इसमें कोई गलत नहीं। हम लोग यहाँ पर आकलन करने लग जाते हैं कि वो कितने गलत लोग थे, कितने बुरे लोग थे, तब उन्होंने हमारे साथ क्या किया, तब तुम थे इसी लायक, अब तुम इस लायक नहीं हो, अब तुम सम्मान के लायक हो। तो वे तो बड़े सहज लोग हैं कि जब तुम अपमान के लायक थे तो उन्होंने अपमान किया, और जब तुम सम्मान के लायक हो गए तो वो तुम्हारा सम्मान करने लग गए। वो सहज लोग हैं। मेरे जैसा अड़ियल आदमी जिसका अंगूठा पीछे नहीं मुड़ता, मेरे जैसे ने अगर किसी का अपमान कर दिया तो मैं तो अपनी आंखों में डूब के मर जाऊं कि अब मैं इसका सम्मान कैसे करने जाऊं। लेकिन मैं उन लोगों को ज्यादा सहज और ज्यादा प्रैक्टिकल मांगता हूँ। और सहज ही तो होना है, सहज ही तो होना है। इसलिए कोई गलत और सही दुनिया में कोई नहीं। हाँ, घटना घटी, मैंने आपको घटना बताई। मैंने इसलिए भी पूछा कि आपकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। सब्जी मंडी वाली कविता तो आपको मिली फिर सब्जी मंडी में प्रेमिका उसके बाद? देखिए, सब्जी मंडी वाली पूरी कविता मेरी अपनी कविता नहीं है। हाँ। उसमें क्या है कि होता तो सब कुछ है, सबके साथ होता है। हाँ। फिर जब सिचुएशनल पोइट्री लिखी जाती है, खास तौर से हास्य की, तो उसमें कुछ गढ़ लिया जाता है। तो वो कुछ उसमें गढ़ा हुआ भी है, पर वो कई बार रचना का भी अपना सौभाग्य होता है कि वो ऐसा भाग्य लेकर आती है कि उसमें कुछ भी गढ़ा हुआ लगता नहीं है, सब घटा हुआ लगता है। नहीं, प्रस्तुति भी आप जिस भावभंगिमा से सुनाते हैं वो लगता है बस एकदम से निकल रही है अंदर से। तो वो ऐसा ही है। तो वो कविता ऐसे ही लिखी गई थी कि मुझे लोग हास्य कवि कहने लगे थे। मुझे लगा कि नहीं यार, अभी हास्य की कोई कविता तो अपने पास है नहीं, और ये ठप्पा लग रहा है। तो ये अयोग्यता पर मिला हुआ सर्टिफिकेट था। तो फिर या तो सर्टिफिकेट को नकार दो और या फिर इस योग्य बनो। तो हमने एफर्ट करके ये कविता लिखने का प्रयास शुरू किया। फिर ये सरस्वती की कृपा हुई कि वो उतरी, होती चली गई। लेकिन बहुत, जैसे आपने कहा ना, कवि ऑब्जर्व करते हैं, जरूरी नहीं आपके साथ हो, लेकिन हम सबके साथ होती हैं चीज़ें। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल खुल के निकल के आई है, इसीलिए वो छूती है सबको। देखिए क्या होता है कि जब प्रेमचंद गोदान लिखते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने सोचा मैं गोदान लिखूंगा, अब मैं इसके कैरेक्टर्स ढूंढूंगा ना। प्रेमचंद जब से दुनिया में आंखें खोली हैं तब से वो कैरेक्टर्स तो पढ़ते ही आ रहे हैं। जब वो गोदान लिखने लगे तो उनमें से किस किस कैरेक्टर का उन्हें यूज करना है, कहानी में कैसे बुनना है, या उनका होरी इस माहौल में क्या करेगा, इसके लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क में कोई ना कोई होरी ढूंढ रखा होगा कि वो इस परिस्थिति में क्या करेगा। तब वो कहानियां, श्रेष्ठ कहानियां बनती हैं। मेरी ये 2 पंक्तियां हैं कि इस दुनिया के छोटे छोटे हिस्से घूम रहे हैं, लोग नहीं है 2 पैरों पर किस्से घूम रहे हैं। 2 पैरों पे किस्से। तो ये सब किस्से हम पढ़ते चलते हैं, इमेजिन करते चलते हैं कि ये ऐसे में क्या कर रहा होगा, इसको कैसा फील हो रहा होगा। और जब उसको इतना फील कर लेते हैं तो फिर वो अपनी कविताएं लगने लगती हैं। ऐसे ही मेरे मन में आया था चिराग जी कि कुछ आपकी जो बहुत फेमस कविताएं हैं उनके पीछे की कहानी अगर होगी तो पूछूंगा। जैसे एक कविता आपकी, गर्व से कहो हम तोदू हैं। तो ये कविता बड़ा विश्वास भी देती है हम जैसे लोग जो अभी एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे हैं। तो कैसे आपने, थोड़ा सा इसमें गंभीरता भी है, जैसे आपने कहा कि जो भी कॉमेडी वाली चीज़ें होती हैं उसके पीछे एक ट्रेजिक एसेंस भी होता ही होता है। तो बॉडी शेमिंग भी है इसमें। कई बार हर इस शब्द को हम हमेशा फीमेल के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन मेल के साथ भी बॉडी शेमिंग होती है। और गोरे काले सांवले पे इतनी बात होती है हमारे देश में। तो इस कविता के पीछे कोई कहानी है या क्या सोच है आप? देखिए क्या है कि
नॉर्मली जब हास्य की बात चलती है तो विषय बहुत सीमित रह जाते हैं, खासतौर से जिस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे आप हास्य में भाई? ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जोक्स कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर कुछ जोक्स कर लोगे, ससुराल के जोक्स कर लोगे। इसके बाद ना हंसने का कोई ऐसा विषय नहीं बचता जिस पर कि निश्चल होके हंसा जा सके, जो सबको अपने जैसी छू जाए, पीड़ा लगे। और ये तो मैंने हमेशा माना है कि जिन परिस्थितियों पर हम हंसते हैं, अगर उन परिस्थितियों में स्वयं को खड़ा कर लें तो वो ट्रेजेडी है। अगर आपने देखा कि एक लड़का गिर गया, उस पर सब हंस रहे हैं और उसका पेट थोड़ा सा थुलथुल है और वो गिरा तो उसका पूरा शरीर बॉल की तरह उछल रहा है, इस पर हंसना बहुत आसान है। इस सिचुएशन में स्वयं को रख कर देखिए तो यही ट्रेजेडी हो जाएगी। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी में बहुत फर्क नहीं, बस इतना फर्क है कि आप उसके अंदर हैं उससे बाहर, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो ये जो बॉडी शेमिंग वाला मामला था, मैं जब हास्य के विषय चुनता, सोचता था, ढूंढता था, तो मुझे लगा कि एक बहुत शानदार विषय है कि आपके जिन विषयों पर आप पर हंसा जाए उसको आप अपनी ताकत बना लो। तो हमने, मेरी भी निकली तोंद, तो जब हमारी तोंद निकली तो ये सब हमारे साथ घटित हुआ। ताने सुनने पड़ते हैं। इनफैक्ट दोस्त कहने लगते थे, हम खाना खाने बैठे, हम अचानक से वो कह रहे भैया पेट निकल रहा है, इसका ध्यान रख। तो ये होते ही आप असहज हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसकी साइकोलॉजी पढ़ी कि बायोलॉजिकली आप इंडियन मैन में जब फैट बढ़ेगा तो वो तोंद से ही बढ़ेगा, ये साइंटिफिक है। अलग अलग देशों के अलग अलग ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में और सब में अलग अलग फर्क पड़ता है शरीर पर। इसीलिए मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग दवाएं भी अलग अलग होती हैं, आपके शुगर के पैरामीटर्स भी अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग, कंट्री स्पेसिफिक, हर दवाई हर जीन्स पर अलग अलग असर करती है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत स्वाभाविक है कि भारत में जब आदमी थोड़ा सा पुष्ट होने लगेगा तो उसकी तोंद निकलेगी, बड़ा स्वाभाविक है। वो नहीं निकलनी चाहिए, ये श्रेष्ठतम है, लेकिन वो श्रेष्ठतम अगर नहीं मिल पा रहा और निकल गई तो तोंद कम करना तो हर किसी के बस की नहीं है, और तोंद बढ़ाना भी हर किसी के बस की नहीं है, बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब ये स्वाभाविक है तो यार या तो इस पर हंस लिया जाए या इसे स्वीकार कर लिया। तो मैंने ये कविता लिखना शुरू किया और फिर सोचा कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और वो सिचुएशनल पोएट्री उसके फेवर में आकर खड़ी हो गई कि यार इसका मजाक तो मत बनाओ, मतलब इसमें शर्मिंदा मत करो, हंस लो, इस पर सामने वाले को शर्मिंदा मत करो। आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई, जैसे आपने कहा ना कि जो कॉमेडी की सिचुएशंस होती हैं उसमें अगर हम खुद को रखें तो वही चीज़ बहुत दारुण दुख की तरह बनेगा। शादियों के मौसम में पिताजी मेरे एक बड़े अच्छी बात कहते हैं कि आप लड़की की शादी ढूंढने चलो तो जल्दी शादी तय नहीं होती है, जल्दी शादी मिलती नहीं है, और जब लगन का महीना आता है तो इतने कार्ड्स आते हैं कि हम सब अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। एक ये परिप्रेक्ष्य है, और एक कविता आपकी है कुंवारी की व्यथा, वो बहुत सुंदर वो कविता है और बहुत बढ़िया आपने उसमें लिखा है, उसके पीछे की कहानी बताएं। उसके पीछे की कहानी ये कि मैं रहता था घर में, तो मेरा जो रूम था उसमें डबल बेड का आधा बेड पड़ा हुआ था, तख्त जिसे बोलते हैं। और मैंने जो है ये सोचा कि यार कुंवारा आदमी क्या क्या फील करता है, उसको मैंने महसूस किया। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये उससे प्यार करने लायक विषय है। उसका जो अकेलापन है उसका कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसको तुरंत अश्लीलता से जोड़ लिया जाएगा। जी, हमारे यहाँ पर समाज को जो राजनीति जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है वो ये नहीं रहा है राजनीति का कि उसने सड़कें नहीं बनाई, उसने बिजली नहीं दी। राजनीति का सबसे बड़ा फेलियर ये रहा है कि उसने आपको नागरिक नहीं बनाया, उसने आपको मनुष्य बनाने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसने आपको सिविक सेंस नहीं सिखाया। तो हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति जब अपनी व्यथा कहता है तो हम जजमेंटल होकर पहले से उसके अरे बड़ी जवानी फूट रही है ऐसे ही आते हैं, जबकि हो सकता है कि वो ये अकेलापन महसूस कर रहा हो कि यार मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं माँ से कह नहीं सकता,
खुद जाके खाना परोसने का मन नहीं है। कई बार वो ये फील करता हूँ कि यार मैं खाना खाऊं तो कोई आगे से मेरे थाली उठा के ले जाए। कई बार वो ये फील करता हूँ कि यार मैं बाजार जाऊं तो मैं किसी को कह सकूं कि तुम्हें कुछ खरीदना है। वो ये इमोशंस फील करो, लेकिन आप सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं, अश्लीलता पर टिके हुए हैं, तो वो कह भी नहीं पा रहा। तो मैंने उन सब विषयों को लेकर, अच्छा सलाहें, लोग सलाह देते हैं ऐसा कर ले वैसा कर, हमारे उपाय बहुत बताए जाते हैं, तो मैंने उन सबको लेकर और उस ट्रेजेडी को फिर कॉमेडी क्रिएट कर, इसलिए वो ऐसी बन गई। नहीं, काफ़ी वो कविता अपील करती है। आपने कितना अच्छा उसमें कि वो अकेले कमरे में है तो कमरे की दीवारें उससे बात कर रही हैं। उतना अकेलापन तो जीता है ना वो, संवेदनशीलता तो। और जिन घरों में भाभियाँ होती हैं, जिन घरों में बड़े भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, वो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और वो काफ़ी देर तक तो घेर में बैठा रहता है, उसका टाइम नहीं कटता। आपने एक बात कही कुछ देर पहले कि जब कॉमेडी के विषय ढूंढे जाते हैं तो वही इक्के दुक्के विषय लोग लिख रहे थे। एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार ना जब हम पति पत्नी वाले जोक बनाते हैं या सुनते हैं या साझा करते हैं, तो ज़्यादातर जो जोक होते हैं ना वो पत्नियों पे होते हैं दरअसल, और वो मुझे बड़े निष्ठुर लगते हैं। जैसे अगर वो जोक चल रहे हों और अगर मैं बीच में अचानक से ये कह दूं एज ए हस्बैंड किसी के कि नहीं यार मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो बड़ा अजीब सा लोग फील करने लग जाते हैं। जैसे एक परंपरा है कि नहीं नहीं वाइफ के ऊपर जोक बननी चाहिए और सबकी तालियां आएंगी। कवियों ने भी खूब लिखे हैं, लोग करते ही हैं। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ आपसे ये चीज़, ये उलट वाले जोक्स कब बनते हैं? खूब बनते हैं, खूब बनते हैं। समस्या क्या है कि जिस चीज़ को लेकर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आपको मोबाइल का चार्जर खरीदना होता है, आप भूल गए घर से, तो आपको बहुत देर तक वो चार्जर की दुकान नहीं मिलती, और जब आपको वो चार्जर की दुकान मिल जाती है उसके बाद चार्जर की ही दुकानें मिलती रहती। ये निषेध के आकर्षण का नियम है। अभाव आपने जिस चीज़ का महसूस कर लिया, वहीं पर आपको ये लग गया कि ये चीज़ कम है, और आपको फिर अखरने लगी। जैसे ही आपको लगा कि आपके एक पैर में मोजा नहीं है, तो आपको दूसरे पैर में जो मोजा पहना हुआ है वो 4-4 5-5 दिखाई देंगे। ये तो संपन्न है और ये अभावग्रस्त है। हमारे यहाँ परिवार हंसने का सबसे बड़ा माध्यम होता था। हमारे यहाँ घर जो होते थे वो ऐसे होते थे कि सबके कमरे एक चौक में खुलते थे। बाजार ऐसा होता था कि एक चौपाल होती थी जहां पर खाली लोग बैठे हंसी ठट्टा कर रहे हैं। कभी कस्बाई हास्य को आप अगर महसूस करेंगे, कभी कस्बाई हास्य आपने अगर देखा हो, हम तो सोच भी नहीं सकते उन विषयों पर हंसने की जिन पर वो हंसते हैं, और कोई किसी का बुरा नहीं मानता। हंसने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हम लोग केवल होठों से हंसते हैं, हमारे होठ बड़े हो गए। हंसने के लिए तो दिल बड़ा चाहिए, जिससे रूह बड़ी हो जाती है। बड़े हो गए और दिल छोटा। स्त्री ने क्या किया, स्त्री हमारे जीवन में बहुत शामिल है। स्त्री पर हमारा जीवन आधारित है। स्त्री हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण अंश है। आप हंसते किसके साथ हैं? जिसे अपना मानते हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन तो भीष्म के साथ हंसे नहीं, क्योंकि वह तो शत्रु भाव था ना। कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दुर्योधन तो कर्ण के साथ हंसे नहीं, जबकि उस समय तो लड़ने का काम था ना। तो टास्क पर, जॉब पर नहीं हंस रहे आप, शत्रुता में नहीं हंस रहे। हंसे कब? जब आप बैठे हैं चौसर में, जब आप बैठे हैं राज्याभिषेक में, तब परिवार में हंसी ठट्टा। कब चला हंसी ठट्टा? जब आप मित्र भाव में थे, अपनत्व से भरे हुए थे। तो आप हंसते किस पर हैं? जिसको आप अपना मानते हैं। हमने स्त्री को बहुत अपना माना, हमारे विषयों में बहुत करीब आई वो, तो हम हंसे उस पर। लेकिन हंसने का उद्देश्य, उपहास और परिहास का अंतर हमने बनाए रखा। हमने उसका परिहास नहीं किया, हाँ उपहास नहीं किया, हम उससे परिहास करते रहे। परिहास कभी भी शत्रुता को या कुंठा को जन्म नहीं देगा। लेकिन द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था परिवार में ही। तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये रखिए कि आपको हंसना है, सहज खिलखिलाना। भैया माँ आज तो रोटी में बड़ा घी तैर रहा है, क्या बात है? अब आप कुछ नहीं है, लेकिन इस पे भी हाँ तेरा बाप ने लाके दिया है घी,
यही होता है ना घर का, यही। बिल्कुल। अब इसमें कोई किसी का अपमान थोड़ी कर रहा है, हाँ, लेकिन स्त्रियां क्योंकि बहुत इन्वॉल्व होती थी, आप जो खाते थे वो स्त्री देती थी, आपका टिफिन पैक करके स्त्री देती थी, आपके कपड़े स्त्री तैयार रखती थी, तो इन्वॉल्व बहुत होती थी। जिससे ज्यादा व्यवहार होगा वहीं तो ऑब्जर्व कर पाओगे ना, वहां से क्रिएशन हुआ। पतियों पर भी खूब जोक्स हैं, भरपूर जोक्स हैं। मैं आपको ऐसी कितनी फिल्में बता सकता हूं जिनमें पुरुष हास्य का पात्र है। आपकी कोई कविता? हाँ, मेरी कविता है जिसमें पुरुष हास्य का पात्र है। ये सब्जी मंडी वाली कविता पूरी तरह पुरुष हास्य का पात्र है। कुंवारे वाली कविता पूरी तरह पुरुष हास्य का पात्र है। तोंद वाली कविता 100% पुरुष हास्य का पात्र है। लेकिन आपने संतुलन बनाए रखा है। संतुलन, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी है। मैं अगर स्त्रियों पर 4 जोक्स क्रैक करता हूं मंच पर, फिर मैं उन्हें बताता हूं कि इन्हीं स्त्रियों का ये महत्व है हमारे जीवन में। मैं निराला ने छंद तोड़े, लेकिन छंद साध लिए तो उन्हें तोड़ने का अधिकार मिल गया। मैं अगर स्त्री का सम्मान करना जानता हूं तो मुझे उससे परिहास करने की अनुमति है। क्या बात। अगर मुझे औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तो मुझे उसके साथ मजाक करने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात। जी जी। कृष्ण राधा के साथ परिहास कर रहे हैं, कृष्ण गोपियों के साथ परिहास कर रहे हैं। अब आप कहिए साहब, कृष्ण के साथ क्यों नहीं किया, गोपियों के साथ क्यों किया? क्यों? कृष्ण कर सकते हैं क्योंकि वो राधा के पैर का भी श्रृंगार कर सकते हैं। कृष्ण राधा को इस योग्य रखते हैं कि भाई तू मेरे कपड़े पहन रही है तो मैं भी तेरे पहन रहा हूँ, ठीक है, ओके। बहुत सुंदर। अगर इंटेंशन, फिर यहाँ पर वही बात आ गई जहां से बात शुरू हुई थी। अगर मेरी इंटेंशन स्त्री को नीचा दिखाने की है तो फिर तो मैं उसकी स्तुति भी लिख रहा हूं तो मैं अपराधी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर उसकी स्तुति जिन लोगों ने ये लिखा कि नारी अबला है, अबला का सम्मान करो, उन्होंने तो चुटकुला नहीं सुनाया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो नारी पर चुटकुला सुना रहा हूं उससे ज्यादा अपमान उन्होंने किया नारी का। उनको कोई अधिकार नहीं था। एक पक्ष ही आया उनका, एक ही पक्ष आया। फिर जिसने एक तरफा ये लिख दिया कि नारियों को सारी शक्तियां दे दो, उसने पुरुष का अपमान किया। एक तरफा क्यों? संतुलन नहीं, ये संतुलन चाहिए। तो इसलिए स्त्रियों पर जोक्स होते हैं और वो स्त्रियों का अपमान करते हैं, ये एक तरफा धारणा है। नहीं, आपने मुझे लाजवाब किया इसमें। और अगर आपकी ये धारणा है तो आपको इसे करेक्ट करना चाहिए। बच्चा अपनी माँ के साथ वो सारे छेड़खानियां करता है जो वो शरारत जिसे कहा जाता है, लेकिन उसकी इंटेंशन खराब नहीं। मैं भारतीय महिलाओं के प्रति हास्य के अंबार खड़े कर सकता हूँ, किंतु भारतीय महिला को भारतीय महिला होने के कारण कोई अपमानित करे तो मैं आग लगा दूंगा, मैं लड़ मरूं और मैं उसे लाजवाब कर दूंगा। आप मुझसे जब तक मनुष्य होकर मिल रहे हैं तब तक मैं आपसे मनुष्य होकर मिलूंगा। जिस क्षण आप किसी एक प्रदेश के बाशिंदे होकर मिलेंगे उसी क्षण मैं दिल्ली वाला हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं इस पर निर्भर। तो स्त्रियों के प्रति अगर हम परिहास कर रहे हैं इसमें कोई अपराध नहीं है। इस देश को इस बात से बाहर आना चाहिए कि हमने उन्हें इतना अपनत्व दिया और उन्होंने भी। जी जी जी। आपकी माँ वाली बात से मुझे एक आपकी कविता याद आ गई, अनपढ़ माँ, और इसके पीछे की भी कहानी ज़रूर जानना चाहूँगा। और आपने मुझे बताया इस बातचीत के पहले कि वो कविता थी जिसके बाद से लोग आपको उस तरह से पहचानने लगे कि भाई अगर चिराग आए हैं तो चिराग से ये कविता सुनी जाए। क्या था कि हमारे जब हम शुरुआत में आए तो क्योंकि हमारे कोई गुरु नहीं थे, हमारे एक बड़ी अजीब सी कहावत है कि जिसका एक बाप नहीं होता उसके कई बाप बन जाते हैं। तो हमारे कोई गुरु नहीं थे तो हमें ज्ञान देने वाले बहुत मिल गए। वही भी मिल गए जिनके पास खुद नहीं था, अक्सर वही। तो हाँ, हमें ऐसा ज्ञान मिला, बोले साहब मंच पर जो है ये ब्लैंक वर्स की और फ्री वर्स की कविताएं नहीं चलती, मुक्त छंद और छंद मुक्त कविताएं नहीं चलती। उसके लिए तो आपको छंदबद्ध कविता ही लिखनी होगी। अच्छा, मैं तो छंदबद्ध लिखता था लेकिन मुझे लगा यार ये जो नहीं चलता वो चलाना है। तो मैंने एक कविता लिखी जिसमें तर्क ही तर्क थे, सिर्फ तर्क ही तर्क थे। और वो तर्क में सारे उठा के लाया मेरी माँ के डायलॉग्स। मैंने अपनी माँ को देखा और मैंने देखा उसकी मैनेजमेंट देखी, मैंने उसका शऊर देखा, मैंने उसका परिवार को
बुनने का तरीका देखा, मैंने उसका विरोधी परिस्थितियों को टैकल करने का मैनेजमेंट देखा, तो मुझे लगा कि यार दिस इज द कैरेक्टर फॉर पोएट्री। अच्छा, उस समय माँ पर कविताएं कैसे लिखी जा रही थी कि माँ तो ये है, माँ तो वो है, मुझे लगा यार ये तो उपमाएं हो गई, वही अबला वाला जो, हाँ इसमें माँ तो देवी है, माँ की तो पूजा करो, मुझे लगा इसमें माँ नहीं उतर के आई, दोनों एक्सट्रीम था। जैसे आप देखें पिछले काफी समय से राम पर जितनी कविताएं लिखी जा रही हैं, राम भारत के प्राण हैं, राम भारत की आत्मा, इसमें राम कहाँ आए? जो राम नहीं बोलेगा वो ये हो जाएगा, इसमें राम कहाँ आए? तो राम को लाने के लिए तो राम ही चाहिए, तो माँ पर कविता लिखने के लिए तो माँ ही चाहिए, उसकी दिनचर्या चाहिए, उसके दैनिक कर्म चाहिए, उसकी वो बारीक ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसकी आंखें चाहिए जो आप पढ़ पाए हों, उसके चूल्हे में जली हुई उंगलियां चाहिए, उसको जिस समय आपको माँ को अच्छी माँ बनाने के लिए हमेशा पुत्र को कपूती क्यों बनाया जाए? जितनी भी माँ पर कविताएं लिखी जाती है उसमें बताया जाता है बेटा बड़ा नालायक है और ये माँ इतनी देवी है। तो भैया मुझे लगा जो माँ पढ़ा लिखा के अपने बेटे को संस्कारवान ना बना पाई, जो उससे अपनी ममता की इज्जत ना करवा पाई, वो माँ कविता लिखने लायक माँ नहीं है। फिर हमने एक ऐसी माँ पर कविता लिखी जिसका बेटा कपूत नहीं है, जिसकी श्रेष्ठता इस बात पर आधारित नहीं है कि उसका बेटा कपूत है, देखो उस बेचारी ने कितना दुख पाया है, नो, वो माँ है, उसका अपना एक वजूद है, उसका अपना एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में उसकी दिनचर्या सम्मिलित है, उसमें उसका श्रृंगार करने का तरीका सम्मिलित है, उसमें उसका बाबूजी से बात करने का तरीका सम्मिलित है, उसमें उसको आपको चलते चलते मैथमेटिक्स पढ़ा देने की साइकोलॉजी सम्मिलित है। ये सब लेकर आए तब वो माँ पर कविता होगी। ये पहली बार आया था, इसलिए जब ये कविता मंच पर आई, और ये मुक्त छंद में थी, मुक्त छंद में नहीं, छंद मुक्ति ही थी, इसमें छंद था ही नहीं। तो जब मैंने इस कविता को सुनाना शुरू किया तो लोग यूं सन्न होकर सुनने लगे, और छोटे छोटे तर्क थे, छोटी छोटी बातें थी, ऑब्जर्वेशन थी घर परिवारों की, घर आंगन से निकली, बाजरे की खिचड़ी कैसे बनती है उसमें से कविता निकल रही थी। तो अब वो जो लड़कियां सामने बैठी थी उनको ना, उनकी आंखों में वो फनियायापन आने लगा कि यार ये तो हमने देखा है, हाँ हमारी वाली ऐसी है। लोगों के अब से पहले जब मैं कविता सुनाता तो लोग कविता सुन लेते थे, मैं बालक था इसलिए ताली बजा देते थे, लेकिन इसके बाद लोगों के हाथ में रुमाल आने लगे, इसके बाद उनकी आंखें की कोरें पुछती हुई दिखाई देने लगी, इसके बाद उनके ये वाले गाल थोड़े से लाल होते हुए दिखाई देने लगे, इसके बाद ये हिचकियां यहाँ मुझे महसूस होने लगी सामने बैठे श्रोताओं। तो मुझे लगा कविता ये है, वहां से मेरी कविता की धारा बदली। मुझे लगा कि कविता केवल यहाँ आकर समाप्त हो जाए तो ये कवि सम्मेलन को हिट कर सकती है, लेकिन कविता जब यहाँ अटक जाए, जब यहाँ आके बह जाए, जब यहाँ रुक जाए, जब यहाँ आ जाए, तो लगेगा कि हाँ यार ये सही जगह अभिव्यक्त हुई, अब ये घर लेके जाएगा इस कविता। तो हमने फिर माँ वाली कविता मेरी वो कविता थी। यकीनन बहुत बहुत शानदार। अभी तक जो मैंने आपसे बात की ना, मुझे बार बार ऐसा लगा कि विधा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, आप बाइनरी तोड़ देते हैं। आपको बिल्कुल चीज़ें पसंद नहीं है जो सिर्फ एक तरफा या उस तरफ जाती हो, आप कहीं बीच में लेके जाते हैं, जो कि जीवन का संतुलन भी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। चिराग जैन को जब थोड़ा जानने की कोशिश होती है ना, तो वो कवि हैं, वो मुझे दार्शनिक भी लगते हैं। आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक पहलू मुझे देख के बहुत ही खुशी भी हुई और मैं थोड़ा सरप्राइज़ भी हुआ। आपने हिंदी का पाठ्यक्रम बनाया है, मतलब विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक तैयार की है, गुल्लक नाम से, इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेस से आई है वो। तो वो चिराग जैन जो टीवी पे थे, जो मंच पे थे और जो लगातार हिंदी की सेवा कर ही रहे थे, हिंदी में कार्य कर ही रहे थे, फिर अचानक पाठ्यक्रम पे कार्य। देखिए क्या है कि एक हमारे मित्र हैं अनुज अग्रवाल, उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि चिराग जी एक दिन आए, बैठे किसी दिन कुछ बात करनी है। तो काफ़ी दिन टलता रहा, फिर फाइनली एक दिन हम चले गए। अच्छा, मुझसे वही लोग काम करवा पाते हैं जो नाराज़ ना होना जानते हो। अच्छा, तो वो मैंने 3-4 बार टाल दिया, 5-6 बार टाल दिया, इसके बाद भी अगर उनका धैर्य बना हुआ है तो फिर मुझे शर्म आती है हाँ अब जाया जाना चाहिए, तो मुझे वो शर्म आई, तो मैं चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि चिराग हम ये चाहते हैं कि आप 1st to 8th क्लास का सिलेबस लिखें। सिलेबस तो है, मतलब उस पर किताबें लिखें। तो हमने उनको बोला कि भाई इसके लिए टाइम बहुत लगेगा और फलाना ढिमका, बड़ा काम है, जिम्मेदारी का काम है।
उन्होंने कहा एक तरीका तो ये होता कि कोई भी लिख देता, नाम आपका चलता है। हमने कहा लेकिन हम ये चाहेंगे, उन्होंने भी ये चाहा कि चलताऊ किताब ना हो। मैंने भी इस बीच में, मेरी भांजी है अभी प्राइमरी में पढ़ रही है, मैंने उसकी हिंदी की किताब देखी तो मुझे लगा यार ये ब्लंडर्स, मुझे दुख हुआ। तो मैंने कहा कि फिर हम लिखेंगे तो आद्योपांत लिखेंगे, और इसमें आपके ऑफिस से जो कंटेंट मुझे दे दिया जाएगा उसको भी छपना है या नहीं छपना है ये मैं तय करूँगा। हमने उस किताब को तैयार करना शुरू किया तो एक बार तो ये लगा कि यार एक प्रोफेशनल सा काम है, कर करा के दे देंगे, ये बेचता रहेगा अपना, सामान्य आदमी की सोच है। लेकिन फिर उसमें वो कई बार तो वो होता है ना कि आप कलम थामे हो, कई बार कलम आपको थामे है। तो उन्होंने हमसे ये करवाया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, कलम ने करवाया कि यार ये बच्चे पढ़ेंगे, ये वो पढ़ेंगे जो कल को ये तय करेंगे कि हिंदी बोली जानी है या नहीं। क्या बात। तो हमने सोचा कि ये किताब ऐसे लिखी जाए कि हिंदी की नॉलेज ना हो बच्चे को, हिंदी से इश्क हो जाए। क्या बात है। तो हमने उस किताब को बड़ा रोचक बनाया। हमने उस किताब जो उनके सीबीएसई के एनसीईआरटी के जो पैरामीटर्स हैं वो तो फॉलो किए, लेकिन हमें उसमें लगा कि नहीं यार, अगर इसमें मुझे बच्चे को ये बताना है कि प्रेमचंद की फलाना कहानी, तो उसको प्रेमचंद से मोहब्बत और कहानी पढ़ने से पहले उसे बताओ ये क्यों पढ़ रहा है। और वो इसलिए ना पढ़े कि क्वेश्चंस के आंसर देने, उसके लिए गौण हो जाए क्वेश्चन। वो अगले वाला साल की किताब पहले खरीद के पढ़ मारे, उसको हिंदी से इतनी मोहब्बत हो जाए। और हमने उस किताब को बनाते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा, क्षमा चाहेंगे ये हमारा अलार्म बजा है। हमने उस किताब को बनाते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी भी परिस्थिति में उस किताब को पढ़ने के बाद बच्चा कविता लिख सके। उसको पढ़ने के बाद उसमें कविता सुनने का, कविता पढ़ने का सलीका आ जाए, शौक आ जाए। उस किताब से अगर उसने 8वीं तक कक्षा पास की हो हिंदी की, तो फिर वो अगर अज्ञेय का उपन्यास पढ़ रहा है और उसमें 3 डॉट है, तो वो उन 3 डॉट का मतलब समझ पाए, उसको पढ़ के फर्राटे से निकल ना जाए। क्या बात। तो उस किताब को पढ़ते हुए मैंने ये प्रयास किया है। शेष उस किताब का भाग्य कि वो कितने विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों तक पहुंच पाएगी। मतलब कक्षा 8 तक उसकी गुल्लक में इतने चीजें जमा हो जाए कि फिर वो उन 3 डॉट का मतलब समझे। इसका ये जो गुल्लक का कंसेप्ट है ये अनुज अग्रवाल जी का ही था। उन्होंने कहा मुझे गुल्लक चाहिए, ये टाइटल उन्हीं का है। तो उन्होंने कहा मुझे गुल्लक चाहिए, तो फिर हमने उसमें रेजगारी भरी। तो हिंदी की एक पीढ़ी तैयार होगी उस किताबों को पढ़ते हुए, ईश्वर ने चाहा तो। जी जी जी। बहुत अलग अलग भूमिकाएं ली हैं आपने, मतलब लाइट एंड शोज़ की स्क्रिप्ट भी लिखी है आपने, फिल्मों के डायलॉग लिखे आपने, टीवी पे शकुन टीवी पे जोड़ी नंबर 1 इतने सारे एपिसोड उसके आते हैं वो लिखते हैं आप। आप जनसंचार के विद्यार्थी हैं, मास्टर्स किया आपने, और आपने आईआईटी वडोदरा का कुलगीत भी लिखा। मैंने आपकी जो कविताएं सुनी हैं, जैसे दिल्ली वाली कविता, मतलब उस कविता को लिखने के लिए हिस्ट्री का भी शऊर होना चाहिए, शब्दों का तो शऊर होना ही चाहिए। और एक जगह बड़ा प्यारा कमेंट मैंने पढ़ा था आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि कविता ना एक भी अतिरिक्त शब्द का भार उठा नहीं पाती। तो ऐसा व्यक्ति जब कुलगीत लिखेगा, ऐसा व्यक्ति जब स्क्रिप्ट लिखेगा, ऐसा व्यक्ति जब डायलॉग लिखेगा, लेकिन हर बार जिम्मेदारी तो बढ़ जाती होगी। नहीं, अगर अपने आप को महत्वपूर्ण मान लेते हैं तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये सब ईमानदारी की बात यह है कि मैंने इनमें से किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं किए। किसी ने मुझे योग्य समझा। अभी मैं इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य में हूँ। मैं कुछ गद्य लिखता हूँ फेसबुक पे, तो उसके पाठक हैं। फेसबुक का मेरा सौभाग्य ये है कि मैंने फेसबुक पर भीड़ इकट्ठी नहीं की। फेसबुक पर जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो मेरे पाठक हैं। मैंने अपने श्रोता कवि सम्मेलन में बनाए हैं और मैंने अपने पाठक फेसबुक पर बनाए। क्या बात। मैं अपने पाठकों को कभी निराश नहीं करता। मैं इंडिगो के प्लेन के साथ फोटो डालूं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक ही फोटो मेरा, एक ही थोबड़ा, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं करता मैं चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक पर अगर कोई चल कर आए तो उसे पढ़ने को कुछ मिले, उसको सीखने को कुछ मिले, उसे जानने को कुछ मिले। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैंने एफर्ट्स किए, ये सब चीज़ें मेरे पास आई। अभी मेरे पास दैनिक भास्कर से एक दिन एक फ़ोन आया, बोले साहब हम आपसे
व्यंग्य लेख लिखवाना चाहते हाँ। जबकि मैंने अपना गद्य बहुत दिनों से फेसबुक पर लिखना बंद कर रखा था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल लिखेंगे। बोले आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा आप बता दो, क्योंकि हमें तो छोड़ना नहीं था। तो मैंने कहा कि आप बता दो। तो उन्होंने एक रकम बोली कि आपको पर आर्टिकल इतने पैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने बोला आप डेली लिखेंगे। मैंने कहा डेली लिखेंगे तो कचरा लिखेंगे, तो इसको वीकली कर लो। वो इस पर सहमत हो गए, हमने लेख लिखने शुरू कर दिए। अब मैं आज तक इस बात को लेकर आश्चर्य में हूँ कि एक आदमी जो एक हास्य कवि के रूप में प्रचलित है, जिसको लोग हास्य कवि के रूप में जानते हैं या कवि के रूप में जानते हैं, उससे दैनिक भास्कर का कोई भोपाल में बैठा हुआ संपादक फोन करके आपसे ये कह रहा है कि चिराग आपके व्यंग्य लेख हम भास्कर में छापना चाहते हैं। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था, लेकिन फिर इस आश्चर्य से मैं मुक्त हो जाता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट तो उसने लिखी है। क्या बात। तो जब उसने लिख रखी है तो कब कहाँ क्या आना है वो तय है। लाइट एंड साउंड शो आपने एक जिक्र किया। लाइट एंड साउंड शो मेरा एक जूनियर होता था जो कि लाइट एंड साउंड शोज बनाता है। उसको ये यकीन था कि चिराग भैया के पास कंसेप्ट है, चिराग भैया के पास भाषा है। उसने मुझसे कहा कि भैया एक काम कहूँगा करोगे? वो थोड़ा सा अपनत्व से भरा हुआ मेरा छोटा भाई है। तो उसने मुझसे बोला एक काम करोगे? करोगे तो हो नहीं तुम। मैंने कहा मैं कर दूंगा, तू बता। बोला आप लाइट एंड साउंड शो लिख दो, एक बड़ा स्कोप है, बड़े लोग बड़े पैसे लेते हैं उसमें। तो मैंने कहा कि उसमें क्या है, तो जगह बता, मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख दूंगा। बोला नहीं, फिर वो कैसी इमेज होती है, कैसी बिल्डिंग होती है जिस पर होगा, उस लाइट वहाँ बन पाएगा कि इस हिसाब से। मैंने कहा टेक्निक है, चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने कहा टेक्निक है तो करेंगे। तो फिर हमने लिखा वो चला। फिर उसने 2-3 और लिखवाए। फिर वो वापस फोन करा और अल्टीमेटली वो इसी स्टेप पर पहुंचा कि इनसे काम कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय जब आप बहुत सारी चीज़ों में घिर जाते हैं तो समय बहुत नष्ट होता है। ऐसे लाइट एंड साउंड शो हुआ। ऐसे ही मैं थोड़ा सा ब्रज के प्रति अपनत्व रखता हूँ। लपेटे में नेताजी बोलते हुए करते हुए मैंने कई बार ब्रज के लोकगीतों पर पैरोडी करी। तो जो ब्रिज वाले लोग हैं उनकी दृष्टि में मैं आया हूँगा। तो ये जो फिल्म लिखी इसमें ब्रिज के डायलॉग्स जो हैं वो मेरे हैं। तो ब्रज भाषा का जो तड़का लगना था वो मेरा है। तो ये ऐसे भाग्य में आई। इन चीज़ों के लिए एफर्टफुली कुछ नहीं किया गया। कुलगीत का ऐसे हुआ कि एक हमारे मित्र हैं जो कि मेरी भाषा और मेरा जो साहित्यिक पक्ष है उससे बड़े प्रभावित रहते हैं। मैं अभी पीछे IIT रुड़की कवि सम्मेलन करने गया तो उससे पूर्व उसका कुलगीत पढ़ा जाता है। तो उस कुलगीत को पढ़ने से पहले वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बताया ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा। मेरे अंदर से एक ऐसी हुक आई कि यार कभी किसी IIT का गीत मैं लिखूं। क्या बात। मैंने अपने सरस्वती को बोल के छोड़ दिया। इसके बाद वो जो मेरे परिचित हैं, जो बहुत प्रशंसक हैं मेरी रचनाओं के, उन्होंने मुझसे कहा कि चिराग जी एक कुलगीत लिखना है IIT वडोदरा, IIT वडोदरा का, तो वो आप लिख देंगे? तो हमने जो मांगा था वो सरस्वती ने दे दिया। हमने कहा जी हम लिख देंगे। हमने लिख के दिया, वो एक ड्राफ्ट गया, उसमें उन्होंने कुछ करेक्शंस बताई, वो ओके हो गया। तो ये सब सरस्वती की स्क्रिप्ट है। जैसे मैं जब पहला शो अपना पुरुषोत्तम का करने जा रहा था तो उसकी हम रेकी करने जा रहे थे वेन्यू की। तो मैं भारत मंडपम के आगे से निकला। तो मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं प्रबुद्ध, जो उस शो में इंक्लूड थे, प्रबुद्ध सौरभ। प्रबुद्ध ने मुझसे कहा कि भैया भारत मंडपम देखा है अंदर से? मैंने कहा शो करने आएंगे सीधे। और 3 महीने के अंदर हमने भारत मंडपम में शो कर लिया। तो ये वो क्रिस्टल क्लियर है, जो ईश्वर आप मांगो, निश्चल होके मांगो, प्रकृति दे देती है। तो ये सब मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की। बस वही है कि मेरे बल्ले पर जो बॉल आ रही है मैंने उसको ईमानदारी से किया। क्या बात। किताबें भी आपने बहुत सारी लिखी हैं। कविताओं का और किताबों का जो शीर्षक है वो बड़ा अपीलिंग है। जैसे पहली कोई यूं ही नहीं चुभता, कौन चुभ रहा था? ये मेरा एक मुक्तक था। इतना सोचा नहीं था। मैं एक्चुअली लगभग कबीर की परंपरा का वो बालक हूँ जिसने सोचा नहीं, जिसके लिखने के बाद दुनिया ने सोचा। तो मेरा एक मुक्तक था कि कोई चीखा है तो उसने बड़ी तड़पन सही होगी, कोई यूं ही नहीं चुभता कहीं टूटन रही होगी। तो ये हुआ क्या था कि हमारे यहाँ एक गिलास में ना, कांच के गिलास में तड़क आ गई थी। तो जब उसको ऐसे कर रहे थे तो वो चुभ रहा था। तो मुझे लगा कि बाकी सब में तो नहीं है, इसमें है। कोई यूं ही नहीं चुभता कहीं टूटन रही होगी। तो वहां से कविता बनी। जब किताब के लिए शीर्षक चुन रहा था तो ये कोई यूं ही नहीं चुभता एक अपने आप में कंप्लीट टाइटल था, ये उसे चिपका दिया। इससे इतर इसका कोई बहुत ज्यादा फिलोसफिकल एस्पेक्ट नहीं। मन तो गोमुख है। हाँ, ये सोच के रखा गया टाइटल है कि मुझे ऐसा लगा कि
तब तक मैं इस लायक हो गया था कि कोई ना कहे पर मैं स्वयं को थोड़ा बहुत कवि कह सकता हूँ। मैं तब फ्री वर्स कविताएं लिखता था, खूब लिखता था, छोटी छोटी थॉट, कच्चा और जैसा आ रहा है बिना उसमें शिल्प विल्प लगाए, और वो यूं का यूं रह जाए। जैसे उसमें एक थॉट था कि मैंने भीगी फुलवारी से पूछा कोई आया था क्या, वो बोली एक बादल आया था बरखा बनकर। इस तरीके के थॉट्स थे उसमें। जब मैं इस किताब को करने लगा, मैं डिजाइन करने लगा, तो मैंने सोचा कि यार ये सब कविताएं ऐसे हैं जैसे गोमुख से अनवरत पानी बहता है, और वो पानी इतना माइन्यूट होता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता वहां खड़ा होके कि ये गंगा बन जाए। तो मन वो गोमुख है जिससे विचार अनवरत बहते हैं, और वो विचारों की धार कल कितना बड़ा समुद्र बन जाएगा, उत्ताल लहरें, इसको कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए इसका टाइटल हुआ कि मन तो गोमुख है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बधाई, अभी आपको काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान भी मिला 2024 में, और 50 से ज़्यादा पुरस्कार मिले, खूब प्यार मिला आपको। माँ सरस्वती बिल्कुल, आप उनके बहुत प्यारे लाडले हैं। पुरस्कारों से इतर थोड़ी बात करूँगा कि ये भी मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा। मतलब ठीक है, कवि होना, मानव व्यक्ति होना, मानवीयता होना, फिर पुरुषोत्तम जैसा शो, मुझे अभी अवसर नहीं मिला है उस जादू को महसूस करने का जो अशोक चक्रधर कहते हैं कि जादू था वो, जिस पे सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि मैं जल्दी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मैंने जब आपको थोड़ी जानने की कोशिश की, यूट्यूब से इतर जब और जानने की कोशिश की, मैंने कहा ठीक है, चिराग जैन हैं, जैन परिवार है। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा जहाँ पे आप जैन मुनि से संवाद कर रहे हैं। उस वक्त आप मुझे जैन परंपरा के साधक दिखे, शब्दों से भी, और शब्दों से ज़्यादा मैं कहूँगा जो सहिष्णुता और जो श्रद्धा आपके शब्दों में थी, वो ओढ़ी और लपेटी नहीं थी, वो बिल्कुल सहज आ रही थी। फिर इधर आप पुरुषोत्तम श्री राम पे शो कर रहे हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि अभी 4-5 साल से सब जगह राम राम हो रही है, तो आपने पुरुषोत्तम शुरू किया, लेकिन सिर्फ टीजर देखा है मैंने, बिल्कुल सच बोलूँगा, और मेरी भी आंखों से 2-3 बार वो चीज़ें निकली। उस भाव भंगिमा में आने के लिए बहुत पीछे की यात्रा होनी चाहिए, तब तो आप वो विषय पकड़ेंगे, तब तो आप वो शीर्षक दे पाएंगे, तब तो आप वो शब्द बोल पाएंगे। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आता है जिसमें दृष्टि भेद की नहीं है। वो संवाद करने के लिए धर्मों की बात करता है, लेकिन दृष्टि भेद की नहीं है। और जब मैं वो थोड़े टीजर में कुछ झलकियाँ देख पाया, तो मुझे अपने पिताजी याद आए, माताजी याद आई, बाबा जी याद आए कि जब वो मानस का पाठ अपने घर में करते हैं, तो लोगों से छुप छुपा के अपने आंसू भी पोंछते रहते हैं, उस स्तर की गहराई। तो पहले तो मैं यही वो पूरी जर्नी जानना चाहता हूँ। दूसरा, पुरुषोत्तम ही क्यों? तीसरा, आप 120 मिनट का धारा प्रवाह वो शो करना, वो तो कोई और ही है, कोई और ही करा जाता है। ये सब कैसे आ गया? देखिए साहब, क्या है कि राम कविता में उतर आए तो कवि तुलसी हो जाता है, और तुलसी तो एक ही हुए, इतनी आसानी से नहीं उतरते। राम बहुत सरल हैं, बनावट बहुत आसानी से उतर सकती है, सरलता आसानी से नहीं उतरती। सरलता को बनाया नहीं जा सकता, बनावट को बनाया जा सकता है। राम तो घटित होते हैं, राम तो आपके भीतर दौड़ने लगते हैं, राम आपके भीतर कौंधने लगते हैं। मैं अपने जीवन की नितांत व्यक्तिगत अनुभवों में राम को महसूस करता हूँ। मेरा ये दावा है कि मैं जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसका उद्धरण रामायण और महाभारत से न दे सकूं। कम से कम दोनों में से एक में तो मिल ही मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
राम जब उतरे तो ऐसे नहीं उतरे कि मुझे कोई शो करना है, सब राम पर लिख रहे हैं। मेरे लिए गीत लिखना ईश्वर की दया से बहुत आसान काम है और मैं गीत लिखकर ही संतुष्ट भी हूँ। किंतु राम पुरुषोत्तम जैसा महाकाव्य, और ये मेरा जो भी मुझसे भी ये कहते हैं कि भैया हमें कविता के बारे में कुछ बता दो, कुछ सिखा दो, मैं उनको एक बात कहता हूँ, कविता या तो बात नहीं कहे या फिर बात को नए तरीके से कहे। कही हुई बात को ही दोबारा कह देना तो तुम फोटोकॉपी मशीन हो, तुम कवि नहीं हो। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार करती है, बात खत्म हो गई, इसमें कुछ नहीं है। किंतु अगर उसमें आप कोई नया एंगल देख पाओ, कोई नई संवेदना देख पाओ, किसी पत्ती के फड़फड़ाने की आवाज महसूस कर पाओ, किसी तितली के पंखों का शोर सुन पाओ, तब आप समझ लो कि आप उसमें एक प्यार का नया एंगल लेके आए हो। राम पर लिखते हुए मुझे इस बात की बहुत चिंता थी, इतनी बार लिखा जा चुका, पुनी पुनी कहा ही सुना ही सब संता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहानी लिख दूंगा, कहानी का पद्यानुवाद कर दूंगा, कहीं मैं अनुवादक बन के तो न रह जाऊंगा, कहीं मैं एक और पोथी रख के तो न चला जाऊंगा कि भैया इतनी सारी रामायण है, 300 350, उनमें एक और ये जुड़ गई, इसने लिख दी, इसने तुकांत मिला दी। नो, मेरे मस्तिष्क में कौंधा बाबा तुलसी मानस की कहानी लेकर जब भागे तो वो भागे एक्सप्रेस हाईवे पर, और ये बाबा की कैपेसिटी थी कि 120 की स्पीड से भागती हुई गाड़ी में भी वो पेड़ों का पत्ता पत्ता देख पाए। मुझे लगा इस एक्सप्रेस हाईवे पर भागते हुए भी बीच में दनकौर को उतरती हुई एक पतली सड़क रह गई होगी। मुझे लगा इस एक्सप्रेस वे पर भागते हुए भी अलीगढ़ कटने वाले रास्ते के पास एक लड़की खड़ी हुई रह गई होगी। कुछ तो छूटा होगा। बाबा को झूठा नहीं कहना, लेकिन बाबा को और पूर्ण कर देना, बाबा की कहानी को और समर्थक बनके, मेरा पुरुषोत्तम सुनने के लिए आपको ये गलत फहमी लेकर नहीं आना है कि मैं आपको राम की कथा सुनाऊंगा। राम की कथा तो आपको पता ही होगी। जिसको राम की कथा नहीं पता वो पुरुषोत्तम सुनने ना आए। अगर आपको राम की कथा पता है तो फिर राम को महसूस करने के लिए पुरुषोत्तम में आइए। पुरुषोत्तम उन बिंदुओं पर, उन पगडंडियों पर खड़ी हुई कहानी को लपक लेने का काम है। वो पात्र जब भरत चले होंगे ना अयोध्या की ओर, तो ये तो चले ही होंगे, पूछा ही होगा उससे कि भैया क्या हुआ है, क्यों बुलाया गया अचानक से। वहां पहुंचकर झटका लगा ही होगा। लेकिन उस समय अगर मैं भरत होता तो मेरे कैसे बिजलियां कौंधती, कैसे मेरे आग लग जाती तन बदन में, कैसे मैं माँ कैकई से नाराज होता। मैं अगर भरत होता तो मैं क्या करता। ये पुरुषोत्तम है, इसीलिए उसको लोग इतना महसूस कर पाते हैं। मैं राम को एक बहुत बढ़िया बहाना हम सबके पास है, और आपने भी अपने जीवन में खूब सुना होगा। बोले साहब आप, मैं उससे कहूँ यार ये तो राम का आचरण नहीं है जो तुम कर रहे हो। तो वो कहे यार हम राम थोड़ी है, राम तो भगवान थे। तो मैंने आपसे आपका ये बहाना छीन लिया। मैंने राम को इंसान बनाया। मैंने राम को केवल उतना ही रखा जितना इंसान होता है, और फिर आपको बताया कि वो इंसान होकर ये करते हैं। उन परिस्थितियों में जब मैंने पुरुषोत्तम को देखा तो पुरुषोत्तम और निकट आ गए। और राम पर जब मैं वो पाठ करता हूँ उसके किसी अंश का, मैंने ना तो कभी अभिनय की ट्रेनिंग ली, ना मुझे संगीत आता, ना मैं कभी प्ले वगैरह में एक्ट किया हो। मैंने स्कूल में भी प्ले में एक्ट, मैं डिबेट्स करता था, पोएट्री रिसाइटेशन करता था, लेकिन मैं प्ले में कभी नहीं करता था। मुझे डांस नहीं आता। ऐसे में एक शो जिसमें कि मुझे ये कहा जा रहा है कि अब भैया 1.5-2 घंटे आपको बोलना है तो आप सिंहासन लगवा लो, आप पोडियम ले लो। मैंने कहा ना। मैंने एक माइक हाथ में लिया, और माइक हाथ में लेकर मुझे लगा कि अब राम उतरेंगे ना, राम को महसूस करूंगा ना, महसूस करके लिखा है ना, तो ये तो घटित होगा।
और फिर मैं कितना दाएं चल रहा हूँ और कितना बाएं चल रहा हूँ, मैं बीच में क्या बोल रहा हूँ, मेरे चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं, मेरी आंखें कब भीग रही हैं, मेरे यहाँ कब एकदम से सनसनाहट हो जा रही है, ये सब मैंने अभ्यास नहीं किया। और मैं राम को महसूस करता हूँ। पहली बार जब पुरुषोत्तम की प्रस्तुति दी थी तो मुझे ये लगा था कि आज मैं फ्लॉप होके घर आऊंगा, और सब मेरे जो अपने मित्र हैं वो मेरा इस बात पे उपहास करेंगे कि बड़े बनने चले थे, किंतु राम ने ना ऐसा होने दिया। अगली बार जब मैं गया तो मुझे लगा कि यार वहां तो सब सुनने वाले बैठे थे, आज मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, आज असली औकात पता चलेगी। फिर राम ने ना होने दिया। फिर जब तीसरी बार प्रस्तुति थी तो भारत मंडपम का शो था, तीसरा शो मैंने भारत मंडपम में किया। भारत मंडपम का हॉल खचाखच भरा हुआ हॉल, इतनी बड़ी स्टेज, अकेला मैं उस स्टेज पर 5.5 फीट का, और मैं इस कोने से उस कोने तक मैंने देखा कि लोगों की पुतलियां यूं चल रही हैं मेरे साथ, पुतली मेरे साथ साथ भाग रही हैं। और मुझे सुनाते हुए ये महसूस होने लगा कि कवि सम्मेलन का अभ्यास है, हर दूसरी पंक्ति पर ताली ठहाका, हर दूसरी पंक्ति पर प्रतिक्रिया, वो वहां नहीं मिल रहा था। मैं घबरा गया, मुझे लगा ये लोग बोर हो रहे हैं, मुझे लगा ये लोग बेचारे जबरदस्ती सुन रहे हैं, मजबूरी में सुन रहे हैं। मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैंने बीच के जो उसमें जो वर्णन करता हूँ वो छोटे कर दिए, और वो मेरा दैट वाज द ओनली शो जो कि मेरे ख्याल से 90 मिनट में संपन्न हुआ, वो सबसे छोटा है। और उसके बाद भी लोग एकदम उतने ही संपन्न, कोई गले आके मिल गया, कोई पैर छू रहा है, कोई मतलब अजीब प्रतिक्रियाएं। तो मुझे राम जी ने ये बताया कि तू तो बस अपनी बॉल खेल, बाकी सब कुछ छोड़ दे। तब से मैंने छोड़ दिया। तो पुरुषोत्तम से लोग इसीलिए जुड़ते हैं कि मैं जुड़कर ही बोलता हूँ। अभिनय करके बोलने लगूंगा तो नकली हो जाएगा, और राम कुछ भी कर सकते हैं, राम नकलीपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। जो आप जैसे करते हैं ना, उसमें आपका पूरा अध्ययन भी दिखता है। एक तो अध्ययन एक लंबा समय है उसमें। दूसरे, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि जो पगडंडियाँ हैं और वो छूटी हैं अगर, तो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पूरी गाथा को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा तुलसी भी सुनना चाहते हैं आपकी ये पुरुषोत्तम, क्योंकि उन्हें तो एक्सप्रेस वे पकड़नी थी, उनके सामने तो एक बड़ा फलक था, बहुत कुछ साधना था। तो वो बड़े आश्वस्त तो बड़े संतुष्ट होते होंगे कि चल भाई, पुरुषोत्तम की मंडली में मैं भी बैठूंगा। ऐसा मेरे मन में आया अभी जब मैं आपको सुन रहा था। और एक आखिरी सवाल लूँगा, क्योंकि आपसे बात मतलब कहीं बंद करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन भारत में बहुत सारी बातें की जाती हैं जो कि मानस पुरुषोत्तम आप कर ही रहे हैं, सजल नेत्रों के साथ लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। अयोध्या कांड की एक चौपाई मुझे ध्यान में आई थी, जिसमें माता कौशल्या कहती हैं, और मैं आपका पक्ष लूँगा कि ऐसे स्थल आपको और भी मिले होंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम रचने के लिए तो आपको बहुत बार उस डंडी और एक्सप्रेसवे से जाना पड़ा होगा। तो माता कौशल्या राम से कहती हैं कि वन जाने की आज्ञा अगर सिर्फ पिता ने दी है तब तो टाली जा सकती है, लेकिन अगर माता ने भी दे दी है तो इसे नहीं टाला जा सकता। हम आजकल क्या फेमिनिज्म की बात करते हैं, बाबा तुलसीदास तब ये बात कह रहे हैं कि कौशल्या कहती हैं अगर वन जाने की आज्ञा दोनों ने दी है, माता ने भी दी है, पिता ने भी दी है, तब तो तुम्हें वन जाना है। देखिए, बाबा ने ना एक तीर से कई निशाने साधे। आत्मबल भी बढ़ाया, आस्था भी बढ़ाई, सांस्कृतिक सद्भाव भी बढ़ाया, और चेतना भी बढ़ाई। जब आप सांस्कृतिक सद्भाव की बात करते हैं तो बहुत सहजता से, मैं एक बात आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले मेरे मस्तिष्क में आई। राम जी मुझे बड़े अच्छे अच्छे थॉट देते हैं। अच्छा, अगर आचरण की दृष्टि से देखें तो भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। त्याग की दृष्टि से देखें तो भरत कई जगह राम से एक कदम आगे खड़े दिखाई देते हैं। फिर भी भरत राम क्यों ना हो सके? क्योंकि एक चीज में भरत राम से पिछड़ गए। राम ने मां कैकेयी को क्षमा कर दिया और भरत क्षमा नहीं कर पाए।
वरना साधना भरत की और राम की समान है, कष्ट भरत और राम का समान है, पीड़ा भरत और राम की समान है। एक के पास क्षमा थी और एक के पास क्षमा नहीं थी। कितना आसान है ये कह देना कि सब राम ही क्यों बने। कोई भरत भी तो बन के जी सकता है, कोई लक्ष्मण भी तो बन के जी सकता है, बिल्कुल। किंतु राम के भी जो श्रेष्ठ गुण हैं उन्हीं जैसा बनने का उदाहरण दिया जाएगा आपको। और राम इसीलिए राम है कि यहां से यहां तक श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ गुण है। भरत जैसा भाई बनने का उदाहरण दिया जाता है, भरत जैसा बेटा बनने का उदाहरण नहीं दिया जाता। लेकिन राम जैसा भाई भी बनने का उदाहरण दिया जाता है और राम जैसा बेटा भी बनने का उदाहरण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मां कौशल्या जब ये कहती हैं कि दोनों ने अनुमति दी है, आज्ञा दी है, तो जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। मैं इस प्रसंग को अभी आपसे बात करते हुए ही सोच रहा हूं। मैंने नहीं सोचा था। मां कौशल्या को अपने कलेजे के टुकड़े को वन भेजना था। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, तारे जमीन पर। उसमें माँ जब अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर आती है ना, उसके बाद एक ऐसा गाना है जिस पर हर माँ को मैंने रोते देखा है। नैतिकता के पैरामीटर पर खड़े होकर माँ कौशल्या को महान बना देना, कैकई को विलन बना देना और दशरथ को विवश बना देना, ये बहुत आसान है। आसान है। एक बार एक बेटे के माँ बाप होकर उन तीनों को सोच के देखो। माँ कौशल्या को अपने बेटे को नहीं समझाना था, माँ कौशल्या को अपने आप को समझाना था कि राम को भेज दे। राम को थोड़ी समझा रही थी वो तो खुद को समझा रही थी। और खुद को समझाने के लिए इससे बढ़िया तर्क क्या हो सकता है कि वो भी तो माँ है। कैकई ने जो भी कुछ किया, कौशल्या ने उसको राम की माँ के रूप में स्वीकार करके ही कहा होगा ना। तो कौशल्या राम जी को नहीं समझा रही थी सर, कौशल्या अपने दिल को समझा रही थी कि उसका भी राम पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, और कष्ट उसे भी उतना ही होगा जितना मुझे होगा, उसे भेजने के बाद होगा। कौशल्या ने दिखाया कि वो पुरुषोत्तम की माँ है। उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं थी सर, उसने महसूस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये बात उस समय समझ पा रही थी। देखिए कैकई और कौशल्या में यही अंतर है। कौशल्या राम के जाने की पीड़ा को उस समय महसूस कर पा रही थी जब राम गए नहीं थे। कैकई ने उसी पीड़ा को तब महसूस किया जब राम चले गए थे। इतना सा अंतर है, पीछे की रोटी खाना जिसे बोलते हैं। इसलिए बाबा ने तो कोई प्रसंग ऐसा नहीं लिखा जिससे मनुष्यता और संवेदना न टपकती हो। कोई घटना नहीं मिलेगी। बाबा ने तो कुंभकर्ण तक के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर दी। बहुत शानदार। इस पूरे प्रभाव से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन समय की सीमा है, तो बतरस का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करने की अनुमति मांगते हैं। लेकिन बतरस के दर्शकों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगने वाला है। जैसे आपने कहा कि कुछ होने की कोशिश नहीं है, वो अपने आप घटित होता है वो तो ये एपिसोड भी ठीक वैसे ही घटित हुआ है। और बहुत बहुत आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे के प्रयासों के लिए। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद।